आरव। रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे मैंने जड़ी बूटियों के कुल 5 सेट तैयार किए हैं। पिताजी के लिए बोन ग्रोइंग पिल को परिष्कृत करने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। फिर शोधन शुरू करें। पिताजी, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि महत्वपूर्ण क्षण में क्या करना है, आरव ने कहा। देवराज ने सिर हिलाया, एक हाथ से इशारा करते हुए। औषधीय भ्रूण का एक हिस्सा उनके हाथों में आ गया। कुछ क्षण बाद आरव का बार बार आवाज सुनाई दे रही थी, पिताजी, औषधीय गोली अभी सबसे स्थिर नहीं है। औषधीय गोली की संरचना को स्थिर करने के लिए आत्मा की शक्ति का उपयोग करने की पूरी कोशिश करें। गोली को संघनित करने के लिए लगभग तैयार है। पिताजी, जल्दी से आग की लपटों को कम करें। बोन ग्रोइंग पिल को संघनित करते समय इसे बड़ी लौ से नहीं तड़का लगाना चाहिए। यह पहले से ही सामग्री का तीसरा सेट था। देवराज के पिछले 2 शोधन विफल हो गए। आरव इस पूरे समय शोधन की प्रक्रिया को बगल से देख रहे थे और बगल से मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंत में देवराज फिर भी विफल हो गए। हालांकि देवराज का शोधन आरव की नजर में खामियों से भरा था, लेकिन वर्तमान में उनके पास इच्छा शक्ति होने के बावजूद ताकत की कमी थी, इसलिए वे केवल देवराज पर भरोसा कर सकते थे। सौभाग्य से देवराज के कीमिया के मानक खराब नहीं थे। 2 असफल प्रयासों से गुजरने और आरव के मार्गदर्शन के साथ देवराज का सुधार अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह तीसरा शोधन स्पष्ट रूप से बहुत सहज था। पहले के कुछ चट्टानी इलाके अब बहुत नरम हो गए थे। बेशक ये आरव के विस्तृत मार्गदर्शन के कारण था, अन्यथा भले ही कोई देवराज को 10 या 20 सेट सामग्री दे, वो शायद उन सभी को बर्बाद कर देगा। आखिरकार ये राक्षसी जानवर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का उनका पहला मौका था, और राक्षसी जानवर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय ध्यान देने योग्य आवश्यक बिंदु मानव से बिल्कुल अलग थे। देवराज का मार्गदर्शन करने के लिए आरव की दृष्टि के साथ कई पहलुओं को भारी रूप से लक्षित किया गया, जिससे देवराज को एक ही बार में प्रबुद्ध होने का एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने केवल 2 बार परिष्कृत किया और पहले से ही उन क्षेत्रों को जानते थे जिनमें उन्होंने गलतियां की थी। बोन ग्रोइंग पिल कंडेंस। देवराज की धीमी चीख के बाद बोन ग्रोइंग पिल को आखिरकार उनके द्वारा परिष्कृत किया गया। देवराज ने औषधीय कड़ाही से बोन ग्रोइंग पिल निकाला, लेकिन एक आह भरी, दया, ये एक निम्न श्रेणी है। कोई बात नहीं, पिताजी पहले से ही बहुत प्रभावशाली है। हमारे पास अभी भी सामग्री के 2 सेट बचे हैं। हमें मध्यम श्रेणी या यहां तक कि उच्च श्रेणी की गोलियां परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। देवराज ने सिर हिलाया, हां, मैं फिर से कोशिश करूंगा। औषधीय भ्रूण के चौथे सेट के साथ देवराज ने एक मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया। औषधीय भ्रूण के अंतिम भाग तक देवराज ने वास्तव में एक उच्च श्रेणी की बोन ग्रोइंग पिल को परिष्कृत किया। आरव ने एक गोली का रूप देखा और उसकी आंखें अनायास ही चमक उठीं। पिता की कीमिया प्रतिभा वास्तव में असाधारण रूप से उच्च थी। ऐसी समझ की क्षमता कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना औसत कीमिया ग्रैंडमास्टर कर सकते थे, भले ही वो बगल में मार्गदर्शन कर रहा था। फिर भी ये आरव की अपेक्षाओं से बहुत अधिक था कि उसके पिता औषधीय भ्रूण के केवल 5 सेटों का उपयोग करके एक उच्च श्रेणी की बोन ग्रोइंग पिल को परिष्कृत कर सकते थे। उनका मूल अनुमान यह था कि उनके पिता केवल मध्यम श्रेणी, शायद निम्न श्रेणी को ही परिष्कृत कर सकते थे। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि देवराज उससे आगे निकल गए और कार्य पूरा कर लिया। इससे पहले आरव ने देवराज को पहले कभी गोलियां परिष्कृत करते नहीं देखा था, और उन्हें देवराज के कीमिया कौशल की सीधी समझ नहीं थी। वो अब केवल इतना जानता था कि देवराज का कौशल केवल आत्मा की शक्ति तक ही सीमित था। यही कारण था कि वो समीर भट्ट से लगातार दबते जा रहे थे। अगर वो अब फिर समीर भट्ट से भिड़ते तो समीर भट्ट देवराज के मुकाबले में बिल्कुल नहीं रह जाता। उच्च श्रेणी की बोन ग्रोइंग पिल को परिष्कृत करने के बाद आरव की कसी हुई नसें भी ढीली पड़ गई।
आखिरकार टियर 3 जड़ी बूटियां सफेद गोभी नहीं थी। उन्हें टियर 1 और टियर 2 जड़ी बूटियों की तरह असीमित रूप से बर्बाद नहीं किया जा सकता था। आरव ने बोन ग्रोइंग पिल को बलबंत के खाने के लिए लाकर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर, बलबंत ने कमजोरी से कहा। इन कुछ दिनों में वो चोटों की पीड़ा झेल रहा था, लेकिन उसने आरव से बिल्कुल भी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि आरव उससे भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। अगर आरव ने पहले से ही औषधीय गोलियां तैयार न की होती तो वो शायद अब तक मर चुका होता। आरव मुस्कुराया। भाई, तुम मेरे साथ इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? इस बार अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं कभी जिंदा नहीं निकल पाता। बस मेरी मौजूदा ताकत अपर्याप्त है, जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफें झेलनी पड़ी। ये चोटें कुछ भी नहीं है, बल्कि इसने मुझे अतीत के वो यादगार दिन याद दिला दिए। इन कुछ सालों में मैं हमेशा अंतहीन शिखर में आराम से रह रहा था। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि मैं हमेशा आगे नहीं बढ़ पाया, है ना? हालांकि यंग मास्टर की कीमिया कौशल को देखने के बाद मैं अब यंग मास्टर का अनुसरण करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश हूं, बुनंत ने भावुक होकर कहा। एक कीमिया मास्टर ने वास्तव में एक कीमिया ग्रैंड मास्टर को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए निर्देशित किया। ये एक चमत्कार था। हालांकि बलबंत को कीमिया नहीं आती थी, लेकिन वो देख सकता था कि आरव के कीमिया के मानक उसके पिता की तुलना में बहुत अधिक थे, पूरी तरह से अलग स्तरों पर। जब तक आरव क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता और कीमिया ग्रैंड मास्टर बन जाता, तब तक डीमन क्रिस्टल पिल को परिष्कृत करना निश्चित रूप से सहजता से होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि आरव के कीमिया के मानक उसके पिता की तुलना में बहुत अधिक क्यों था। ये महत्वहीन था। जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि आरव उसे शक्तिशाली शक्ति प्रदान कर सकता था। शायद वो बलबंत अपने शेष वर्षों में एक चौथे स्तर का राक्षसी जानवर बनने के लिए बाधा को प्रभावित करने की आशा के बिना नहीं था। आरव जानता था कि बलबंत क्या सोच रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, शांत हो जाओ भाई, शायद मुझे 1 साल की भी आवश्यकता नहीं है और मैं दानव क्रिस्टल पिल को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। अब औषधीय प्रभावों को ठीक से अवशोषित करें और अपनी ताकत वापस पालें। मुझे अभी भी कुछ दिनों में आपकी ताकत की जरूरत है। बलबंत ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने औषधीय प्रभावों को परिष्कृत करने के लिए सार ऊर्जा को घुमाना शुरू कर दिया। आरव को अब बलबंत से कोई परेशानी नहीं थी। उसने फिर से एक हाथ से इशारा किया और कहीं से एक छोटी सी बिल्ली प्रकट हुई। ये ब्रेव थी। बस इतना था कि ब्रेव अभी सो रहा था। चाहे वो उसे कैसे भी पुकारे, वो नहीं उठ रहा था। यह स्थिति पहले से ही 2 दिनों से बनी हुई थी। आरव भी कुछ हद तक हैरान था। इन 2 दिनों में आरव ने कई औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया। वो स्पष्ट रूप से ब्रेव के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना नहीं भूलेगा। ब्रेव केवल एक प्रथम स्तर राक्षसी जानवर था। यह स्वाभाविक रूप से आरव के लिए कोई मुद्दा नहीं था। इसके अलावा टियर 1 जड़ी बूटियां बहुत थी। आरव ने एक बार में हजारों औषधीय गोलियों को परिष्कृत किया। ब्रेव को धीरे धीरे उपयोग करने की योजना बनाई। कौन जानता था कि जब आरव ने ब्रेव को बाहर निकाला तो उन औषधीय गोलियों को देखकर इस छोटे से साथी की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने एक ही सांस में हजारों औषधीय गोलियां निगल ली, जिससे आरव हक्का बक्का रह गया। अगर वो खुद होता तो भी वो ऐसी दवाई की गोलियां निगलने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये छोटा सा बिल्ली मौत की तलाश में था? आरव हैरान रह गया और ब्रेव को सारी दवाई की गोलियां उगलवाने ही वाला था। कौन जानता था कि इस छोटे से जीव ने डकार ली, अपना शरीर झुकाया और सो गया। पहले तो आरव को लगा कि ब्रेव मर गया है, इसलिए वो जल्दी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। इस जांच से आरव ने अनजाने में ही विस्मय में अपनी जीभ चटकाई। इस छोटे जीव की सांसें शांत थी। वो बस सो रहा था। तभी उसे चैन महसूस हुआ। हालांकि ये झपकी 2 दिन तक चली। ब्रेव ने जागने का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। हालांकि आरव ने राक्षसी जानवरों के बारे में गहराई से शोध किया था, लेकिन उसने वास्तव में इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। वो हर समय केवल ब्रेव की स्थिति की जांच कर सकता था। आरव ने ब्रेव की एक और बार जांच की और पाया कि ब्रेव में अभी भी जागने के संकेत नहीं दिख रहे थे। वो अभी भी गहरी नींद में था और चाहे वो उसे कैसे भी बुलाए, वो नहीं उठता था। हालांकि आरव ने देखा कि ब्रेव की आभा बहुत मजबूत हो गई है। वो वास्तव में पहले ही टूट चुका था। मूल रूप से ब्रेव पहले केवल प्रथम स्तर की प्रारंभिक चरण में था। 2 दिनों तक सोने के बाद
वो वास्तव में पहले ही चुपचाप प्रथम स्तर की मध्यम चरण में पहुंच चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से साथी ने अपनी नींद में ही औषधीय गोलियों को अपने आप परिष्कृत कर लिया हो? ये बहुत आसान था। आरव ब्रेव के इतिहास के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि ब्रेव शायद कोई साधारण फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर नहीं था। आरव ने कभी नहीं सुना था कि फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर में खजाने की तलाश करने की जन्मजात दिव्य क्षमता है, या वे इस तरह विकसित हो सकते हैं। हालांकि ब्रेव के शरीर की विशेषताएं स्पष्ट रूप से फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर की थी। आरव इस पर विचार करने के बाद भी ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों था। ऐसा लग रहा था कि वो केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वो अपनी विरासत में मिली यादों को जगाकर ये समझ न ले कि ब्रेव के शरीर के साथ आखिर हुआ क्या था। चूंकि वो ये समझ नहीं पाया था, इसलिए आरव ने इसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। ब्रेव को दूर रखते हुए आरव ने बस देवराज के साथ साधना की और चुपचाप बलबंत के ठीक होने का इंतजार किया। पलक झपकते ही एक रात बीत गई। बलबंत ने अचानक अपनी आंखें खोली और खड़ा हो गया। युवा मास्टर, मैं ठीक हो गया हूं। कुछ दिन के बाद पिल ग्रेडिंग असेंबली के दिन भट्ट परिवार औषधि मंडप की गेट के सामने एक के बाद एक अभिनंदन आवाज आ रही थी। चौधरी परिवार के मुखिया मेघनाद चौधरी का आगमन, पिल्स कैंडेंसिंग मैनर के मैनर हेड्स सन्यासी जी का आगमन, सापे परिवार का मुखिया सुरसेन सापे आ गए हैं। भट्ट परिवार औषधि पैवेलियन के द्वार के सामने एक प्रबंधक ने बार बार ऊंची आवाज में नामों की सूचना दी। बड़े परिवार के मुखिया, कीमिया जगत के साथी, वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले मार्शल कलाकार और राजधानी में उल्लेखनीय हस्तियां लगभग सभी भट्ट परिवार औषधि मंडप में एकत्रित होने लगे। हाँ, चौधरी परिवार हेड के लिए अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने के लिए आप वास्तव में हमारे विनम्र निवास पर महिमा की वर्षा कर रहे हैं। जल्दी से अंदर आकर बैठोए। अयो, क्या ये पिल्स कैंडेंसिंग मनोर मास्टर नहीं है? बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत दिनों से नहीं देखा। कृपया अंदर आए, कृपया अंदर आए। मिहिर भट्ट ने प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत किया और बेहद व्यस्त थे। मिहिर भट्ट के चेहरे पर खुशी कोई भी बता सकता था। भले ही मिहिर भट्ट शालीनता से पेश आता था, लेकिन उस घमंडी अंदाज ने इन प्रतिष्ठित कुलीनों को कुछ हद तक नाखुश कर दिया। हालांकि चाहे वे कितने भी दुखी क्यों न हों, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आज से भट्ट परिवार औषधि मंडप श्यामनगर राज्य की कीमिया दुनिया का निर्विवाद राजा होगा। यहां तक कि शाही परिवार को भी भट्ट परिवार औषधि मंडप पर निर्भर रहना पड़ेगा। क्योंकि शाही परिवार को प्रतिभाओं का पोषण करना था, इसलिए उनके पास भट्ट परिवार औषधि मंडप की औषधीय गोलियां खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनकी युवा पीढ़ी अन्य परिवारों से पीछे रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, झा परिवार से पीछे रह जाना था। सभी ने पहले ही मान लिया था कि अब से सुगंधित औषधि मंडप राजधानी से गायब हो जाएगा। भट्ट परिवार औषधि मंडप को बाधित करने के लिए शाही परिवार द्वारा समर्थित ये शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक ही बार में 3 नई तरह की औषधीय गोलियां लॉन्च करने से सुगंधित औषधि मंडप पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। इसलिए मिहिर भट्ट को उच्च और शक्तिशाली होने का अधिकार था। सुगंधित औषधि मंडप के स्वामी देवराज जी आ गए हैं। शाही बहन अनुपमा बंसल जी, सबसे बड़ी राजकुमारी गौतमी बंसल जी आ गए हैं। प्रबंधक ने एक बार फिर जोर से पुकारा। इस बारे में बात करते हुए यह काफी संयोग था कि देवराज वास्तव में शाही बंसल परिवार के प्रतिनिधियों के साथ लगभग एक ही समय पर पहुंचे। जब ऐसा शानदार आयोजन हो रहा था तो जो भी पहले या बाद में आया वो कोई सनक नहीं थी। हालांकि इससे पहले आने वाले लोग राजधानी में प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन अब आने वाले लोगों की तुलना में वे महत्वहीन थे। ये कहना चाहिए कि जो पहले आया उसकी सेना उतनी ही छोटी थी, जो बाद में आया उसका वजन उतना ही अधिक था। तार्किक रूप से शाही परिवार के प्रतिनिधियों को सबसे आखिर में पहुंचना चाहिए था, लेकिन अब अनुपमा बंसल आखिरी में नहीं पहुंची थी, क्योंकि झा परिवार के प्रतिनिधि का आना अभी बाकी था। मिहिर भट्ट ने अनुपमा और गौतमी बंसल को देखा और जल्दी से सम्मान देने के लिए आगे बढ़े। मिहिर भट्ट शाही बहन को सम्मान देते हैं, सबसे बड़ी राजकुमारी को सम्मान देते हैं। अनुपमा बंसल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और दुखी होकर कहा, शमीर भट्ट कहाँ है? मैं शाही परिवार के आगमन का प्रतिनिधित्व करती हूं। क्या वो? समीर भट्ट,
लोगों का स्वागत करने के लिए बाहर आना नहीं जानता। शिक्षक अनुपमा की नाराजगी के प्रति मिहिर भट्ट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने ये नहीं देखा हो। उसने बस एक क्षमा प्रार्थी मुस्कान बिखेरी और कहा, अपना गुस्सा शांत करो। शाही बहन, आज बहुत सारे मेहमान हैं। बड़े भाई के हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं और वास्तव में खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे शाही बहन और सबसे बड़ी राजकुमारी का स्वागत करने के लिए यहां बुलाया है। ऐसी धृष्टता! श्यामनगर का यह राज्य अभी भी बंसल परिवार के शासन में है और आपका भट्ट परिवार पहले से ही इतना बेलगाम होने की हिम्मत कर रहा है। अनुपमा ने यह सुनकर क्रोधित होकर कहा, हाँ, शाही बहन भी इसे देख सकती है। इस पिल ग्रेडिंग असेंबली में वास्तव में बहुत सारे लोग हैं। यह भी पहली बार है जब हमारे भट्ट परिवार औषधि मंडप ने इतना बड़ा आयोजन किया है, इसलिए हमें वास्तव में कोई अनुभव नहीं है। यदि ऐसे कोई क्षेत्र है जहां हमने आपका अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया है, तो कृपया हमें क्षमा करने के लिए पर्याप्त उदारता दिखाएं। शाही बहन, हालांकि मैं मिहिर भट्ट, भट्ट परिवार औषधि मंडप का मालिक नहीं हूं, फिर भी मैं अपने बड़े भाई समीर भट्ट का निजस्व भाई हूं, भट्ट परिवार औषधि मंडप का दूसरा मालिक। शाही बहन का स्वागत करने के लिए यहां होना भी उचित है ना? मिहिर भट्ट की मुस्कुराहट ने अनुपमा को इतना क्रोधित कर दिया कि उनके मुंह से धुआं निकल रहा था। धर्मनिरपेक्ष दुनिया में शाही शक्ति सर्वोच्च थी। अनुपमा शाही परिवार से थे, स्वप्नेश बंसल के खून के बहन। वे पूरे शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे। चाहे समीर भट्ट कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उन्हें भी अभी अनुपमा बंसल का स्वागत करने के लिए यहां होना चाहिए। हालांकि समीर भट्ट ने उनसे मिलने से परहेज किया। यह स्पष्ट रूप से शाही परिवार को शाही परिवार नहीं मानना था। आज इस पिल ग्रेडिंग मस्जिद के कुछ और ही उद्देश्य थे। लगता है कि भट्ट परिवार औषधि मंडप वास्तव में शाही परिवार का मजाक उड़ा रहा है। चूंकि ऐसा ही है, गौतमी, चलो चलते हैं। बात खत्म करते हुए अनुपमा बंसल ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और चले गए, लेकिन मिहिर भट्ट का रुकाने का जरा भी इरादा नहीं था। वो बस मुस्कुराया और अनुपमा बंसल को जाते हुए देखा। रुको शाही बहन। ठीक उसी समय एक हल्की सी कोमल आवाज सुनाई दी। ये आरव था जो देवराज के साथ था। जब अनुपमा बंसल ने यह सुना तो उसने अपने कदम रोक दिए। अनुपमा बंसल स्पष्ट रूप से कीमिया के दीवाने थे। उन्हें मूल रूप से इस तरह की स्थितियों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। यह स्थिति सतह पर सुगंधित औषधि मंडप के खिलाफ थी, लेकिन वास्तव में यह सीधे शाही परिवार की ओर इशारा कर रही थी। ये बात समझदार लोगों को एक नजर में ही साफ हो गई। अगर आज शाही परिवार से कोई मौजूद नहीं होता तो ये बिना लड़े ही पीछे हटने के बराबर होता। अंदर के लोग शाही परिवार के प्रति वफादार भले ही ना हों, लेकिन इंसानी दुनिया में हमेशा से लाभ शब्द का बोलबाला रहा है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन महाराज बनता है। इसलिए भले ही भट्ट परिवार उन्हें नीचा दिखाता रहे, लेकिन अनुपमा बंसल को नहीं जाना चाहिए। इस पिल ग्रेडिंग असेंबली में शाही परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जरूर मौजूद होना चाहिए, वरना अंधेरे में रखे गए वे लोग झा परिवार की तरफ झुक जाएंगे। जब अनुपमा बंसल ने देखा कि ये आरव है तो वो भी थोड़ा हैरान हुई। अपनी आंखों के सामने हो रही इस स्थिति से वो भी अचंभित थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जैसे ही वो इस बात पर झिझक रही थी कि जाए या नहीं, आरव ने समय रहते आवाज लगाई। तुम क्या कहना चाहती हो, आरव? अनुपमा बंसल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आरव ने अनुपमा बंसल की बात को अनसुना कर दिया। इसके बजाय उसने प्रबंधक की आवाज की नकल की और जोर से पुकारा, झा परिवार के मुखिया हरमन झा आ गए हैं। मिहिर भट्ट का चेहरा बदल गया, जबकि अन्य लोग थोड़े अनिश्चित थे, केवल ये देखने के लिए कि समीर भट्ट अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ तेज कदमों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब वो अभी अभी बाहर आया तो उसके चेहरे की मुस्कान वही जम गई। अनुपमा बंसल और देवराज को देखकर समीर भट्ट को तुरंत पता चल गया कि वो आरव के झांसे में आ गया है। सभी के चेहरे पर एक नजर घुमाते हुए केवल ये देखने के लिए कि आरव उसे प्रसन्नता से देख रहा है, समीर भट्ट का चेहरा उतर गया। ये फिर से इस बदमाश की हरकत थी। वो पहले ही बाहर आ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वापस अंदर जाना अच्छा नहीं था। वो केवल सम्मान देने के लिए आगे आने के लिए अपनी खोपड़ी को मजबूत कर सकता था। समीर भट्ट शाही बहन को सम्मान देता है, सबसे बड़ी राजकुमारी को सम्मान देता है। मिहिर, तुम शाही बहन और सबसे बड़ी राजकुमारी आ गई, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? समीर भट्ट ने अन्य लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया और सीधे मिहिर भट्ट को डांट दिया। मिहिर भट्ट को तुरंत समझ में आ गया
और उसने खुद को दोषी मानते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है भाई। मैंने देखा कि आप वहां बहुत व्यस्त थे और आपके पास मेहमानों को लेने का समय नहीं था, इसलिए चुप रहो। क्या शाही बहन और सबसे बड़ी राजकुमारी साधारण लोग हैं? समीर भट्ट ने अनुपमा बंसल की ओर मुड़ते हुए फटकार लगाई और कहा, मेरे छोटे भाई को इससे बेहतर कुछ नहीं पता। शाही बहन, कृपया गलती मत निकालो। अनुपमा बंसल बोलने ही वाली थी कि आरव जोर से हंसने लगा। मंडप मास्टर समीर, आपका अभिनेता न बनना वाकई बेकार है। आप मुझे हंसा रहे हैं। आप दोनों का एक साथ तालमेल मिलाना वाकई मुझे हंसाता है। समीर भट्ट का चेहरा काला पड़ गया। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस बदमाश की जुबान बहुत तीखी है। वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही उसे गटर में घसीटा जाएगा, इसलिए उसे अनदेखा करना ही बेहतर होगा। हालांकि आरव का स्पष्ट रूप से उसे छोड़ने का इरादा नहीं था। वो हंसता रहा और बोला, मंडप मास्टर समीर, तुम बहुत बढ़िया कुत्ते हो। जैसे ही तुमने सुना कि तुम्हारा मालिक आ गया है, तुम तुरंत आज्ञाकारी बनकर बाहर भागे। अभी वहां क्या तुम सिर्फ सुनने के लिए कान लगाए हुए थे? आरव, शाही बहन और बड़ी राजकुमारी मौजूद है। तुम्हारी धृष्टता कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? बस कुछ वाक्य और समीर भट्ट फिर से भड़कने के कगार पर पहुंच गया। हाँ, मंडप मास्टर समीर भट्ट, तुम वाकई हिम्मत वाले हो। तुम 10 राज्य संगठन के मुख्य शिष्य से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकते हो? आरव ने अचानक अपनी मुस्कान को दूर रखा और ठंडे लहजे में कहा। यह सुनते ही समीर भट्ट के चेहरे पर भाव बदल गए। वो वास्तव में भूल गया कि आरव को 10 राज्य संगठन के मुख्य शिष्य का दर्जा पहले ही मिल चुका है। 10 राज्य संगठन के मुख्य शिष्य का दर्जा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के राजा से भी अधिक है। अगर कोई दुर्घटना न होती तो मुख्य शिष्यों में से कई भविष्य में महत्वपूर्ण संप्रदाय के पदों पर आसीन हो जाते। आरव के सामने वो समीर भट्ट क्या माने जाते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि मंडप मास्टर भट्ट की नजर में तुम्हारा वह गुरु मुझसे भी अधिक महान है, जो उच्च संप्रदाय का मुख्य शिष्य है? मैं यहां बहुत देर से खड़ा हूं और तुम ये भी नहीं जानते कि मेरा अभिवादन कैसे करना है। आरव बोलते बोलते और भी उग्र हो गया। समीर भट्ट का बूढ़ा चेहरा गिरगिट की तरह हो गया, जो पहले से ही कई रंग बदल रहा था। वो अपने दिल में घृणा से भर गया। हालांकि वो जानता था कि ये आरव बाग की महिमा को धारण कर रहा है, फिर भी वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। आरव की वर्तमान पहचान अत्यधिक संवेदनशील थी। इतने सारे लोगों के सामने समीर भट्ट उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य के प्रति अनादर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो भले ही वो आरव से छुटकारा पाले। अगर मामला 10 राज्य संगठन के संप्रदाय तक पहुंच गया तो वो समीर भट्ट 1000 बार मर जाएगा। एक संप्रदाय की शक्ति धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लिए बस अकल्पनीय थी। एक कीमिया ग्रैंडमास्टर के रूप में समीर भट्ट स्वाभाविक रूप से इस बिंदु से और भी अधिक गहराई से अवगत थे। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उच्च संप्रदाय का मुख्य शिष्य अभी भी आपके सम्मान के लिए स्थिति से वंचित है? आरव ने एक भौं के साथ कहा। समीर भट्ट ने दांत पीस लिए और प्रणाम करने ही वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई दी। तुम अभी तक संप्रदाय में शामिल भी नहीं हुए हो। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव वाकई दबंग है। संप्रदाय में कौन सा नियम शिष्यों को सत्ता का दुरुपयोग करने और दूसरों को धमकाने की अनुमति देता है? ये सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो 3 लोग एक साथ आ रहे थे, 2 बुजुर्ग और एक युवा। वे 2 बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हरमन झा और प्रकाश झा थे, और बीच में चलने वाला वो युवा भी आरव का पुराना परिचित माना जा सकता था। वो आदेश के अलावा और कौन हो सकता है? अभी जो आवाज आई थी वो आदेश की ही थी। जब समीर भट्ट ने आदेश को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। वो जल्दी से सम्मान देने के लिए आगे बढ़ा। समीर भट्ट मिस्टर आदेश को सम्मान देते हैं। आदेश ने सहजता से हाथ हिलाकर समीर भट्ट को उठने का इशारा किया। फिर उसने आरव से कहा, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई आरव, यहां आप ही गलत हैं। जब हम संप्रदाय के शिष्य बाहर जाते हैं तो हमें लोगों को सद्गुणों से जीतना होता है। हम दूसरों को कैसे प्रणाम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं? वर्तमान आदेश ने पिछले मुठभेड़ के दौरान जो हुआ था उसकी तुलना में उस तरह का उच्च और श्रेष्ठ रवैया पुनः प्राप्त कर लिया था। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस आदेश की पीठ की ओर देखा जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। ये देखकर आदेश हैरान रह गया। उसने आरव की दृष्टि का अनुसरण करते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। हालांकि उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि आरव का क्या मतलब था, और उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया
क्योंकि वो चाहता था कि उसे जमीन में कोई छेद मिल जाए जिसमें वो रेंग कर घुस जाए। ये एक धमकी थी, एक जबरदस्त धमकी। अगर आरव इतने सारे लोगों के सामने अग्नि युद्ध की घटनाएं बताता तो उसके पास रहने के लिए कौन सा चेहरा बचा था? यहां रहने की बात तो दूर, वो शामगर राज्य में भी नहीं रह सकता था। एक उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर के साथ अग्नि से युद्ध कर रहा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि वो तब तक जलता रहा जब तक कि उसका पिछला हिस्सा उजागर नहीं हो गया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्य, उनकी महिमा अस्तित्वहीन हो जाएगी। इसके अलावा एक अनुभवी मुख्य शिष्य जो वास्तव में एक नौसिखिया भी नहीं जीत सकता था, जिसे अभी तक दीक्षा नहीं मिली थी। दूसरे लोग उसे किस तरह की निगाह से देखेंगे? भीड़ अनिश्चित थी, इसलिए उन्होंने भी आरव की आंखों का अनुसरण किया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। वे नहीं जानते थे कि आरव क्या रहस्यपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आदेश हैरान रह गया। उसने आरव की दृष्टि का अनुसरण करते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं देखा। हालांकि उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि आरव का क्या मतलब था, और उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसे जमीन में कोई छेद मिल जाए जिसमें वो रेंग कर घुस जाए। ये एक धमकी थी, एक जबरदस्त धमकी। अगर आरव इतने सारे लोगों के सामने अग्नि प्रतियोगिता की घटनाएं बताता तो उसके पास रहने के लिए कौन सा चेहरा बचा था? यहां रहने की बात तो दूर, वो शामगर राज्य में भी नहीं रह सकता था। एक उच्च श्रेणी का कीमिया मास्टर एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर के साथ अग्नि प्रतियोगिता कर रहा था, और इसका परिणाम यह हुआ कि वो तब तक जलता रहा जब तक कि उसका पिछला हिस्सा उजागर नहीं हो गया। इसे 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्य, उनकी महिमा अस्तित्वहीन हो जाएगी। इसके अलावा एक अनुभवी मुख्य शिष्य जो वास्तव में एक नौसिखिया भी नहीं जीत सकता था, जिसे अभी तक दीक्षा नहीं मिली थी। दूसरे लोग उसे किस तरह की निगाह से देखेंगे? भीड़ अनिश्चित थी, इसलिए उन्होंने भी आरव की आंखों का अनुसरण किया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। वे नहीं जानते थे कि आरव क्या रहस्य बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन्होंने आदेश के हावभाव देखे और समझ गए कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ है। बस इतना ही था कि आरव बिना कुछ कहे ऐसे ही मुस्कुराता रहा। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहा है। कुछ नहीं कर रहा था, बस देख रहा था। आरव, अगर तुमने उस मामले के बारे में बोलने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। आदेश ने धमकी देने के लिए अपनी आवाज प्रसारित की। अरे, मैं डरपोक हूं, मुझे डराओ मत, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश। मेरी एक समस्या है, एक बार जब मैं किसी से डर जाता हूं तो मैं अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाता। अगर मैं राज खोल दूं तो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश को मुझे दोष नहीं देना चाहिए। आरव ने ध्वनि प्रसारण के जरिए उत्तर दिया। तुम सच में नीच। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि तुम एक भी बात न बोलो? आदेश के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। अभी के लिए मेरे हावभाव में हस्तक्षेप मत करो, और यही काफी है। 9 हेवन रोड से गुजरने और मुख्य शिष्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। आपको कम से कम मुझे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हावभाव करने देना चाहिए। अन्यथा जब मैं संप्रदाय में पहुंचूंगा तो मैं सबसे निचले पायदान पर रहूंगा। अगर मैं तब हावभाव करना चाहूंगा तो आपका अग्नि प्रतियोगिता। हाँ, हंसते हुए आरव ने कहा। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। आदेश ने आखिरकार समझौता करने का फैसला किया, इसलिए वो केवल शर्तों पर आ सकता था। भीड़ ने यह भी देखा कि ये दोनों लोग अपनी आवाजें प्रसारित कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। अचानक आरव का चेहरा फिर से ठंडा हो गया और उसने समीर भट्ट से कहा, समीर भट्ट, आप सम्मान देने नहीं आए हैं। क्या आप वास्तव में उच्च संप्रदाय को नीचा दिखाना चाहते हैं? एक और बड़ा आरोप उस पर लगा, लेकिन इस बार समीर भट्ट ने पहले की तरह अपना सिर नहीं खोया, क्योंकि अभी भी एक और मुख्य शिष्य आसपास था। समीर भट्ट ने उत्सुक आंखों से आर्डर की ओर देखा, लेकिन आदेश के चेहरे पर बर्फीली बर्फ थी। उसने कहा, तुम किस बात की ओर देख रहे हो? जाओ और सम्मान करो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आर्डर का जूनियर अप्रेंटिस भाई तुम्हारे सम्मान के योग्य नहीं है? यह कैसी स्थिति थी? हर कोई स्तब्ध था। देवराज, अनुपमा बंसल, गौतमी बंसल, हरमन झा और उसका भाई सभी सामूहिक रूप से स्तब्ध थे। यह क्या बकवास था? क्या माहौल में बदलाव बहुत जल्दी नहीं हुआ? क्या वो अभी भी आरव के साथ मुक्का मारने के लिए तैयार नहीं था?
पलक झपकते ही हवा का रुख क्यों बदल गया और वो आरव के साथ प्रशिक्षु भाई बन गया? बेशक जो सबसे ज्यादा स्तब्ध था वो अभी भी समीर भट्ट था। उसने अभी अभी अपनी कमर सीधी करने की तैयारी की थी। अब उसे फिर से झुकना था। कुछ देर तक समीर भट्ट द्वारा कोई कार्रवाई न होते देख आदेश अधीरता से बोला, क्या क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी मंडप मास्टर भट्ट? मैं समीर भट्ट बहुत घुट गया था। वो इतने सालों तक देवराज से लड़ता रहा, एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन अब उसे उसके बेटे का सम्मान करना था। तुम क्या, जल्दी करो, क्या तुम अभी भी इस पुल ग्रेडिंग असेंबली को आयोजित करने की योजना बना रहे हो या नहीं? आदेश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। समीर भट्ट को पता था कि वो इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने अपने दांत पीसकर आरव को गहरा प्रणाम किया। समीर भट्ट उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य श्री आरव को सम्मान देते हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, जल्दी उठो मंडप मास्टर भट्ट, तुम्हारा ये प्रणाम आपको बहुत विनम्र बनाता है। बात खत्म करते हुए आरव अचानक हरमन झा की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, झा परिवार के मुखिया, क्या अब आपकी बारी नहीं है? हरमन झा स्तब्ध रह गया। उसने नहीं सोचा था कि आरव वास्तव में उस पर बंदूक की नली तान देगा। जब उसने प्रतिक्रिया की तो वो गुस्से से भड़क उठा। वास्तव में शामगर राज्य में उसके झा परिवार की स्थिति भट्ट परिवार की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन 10 राज्य संगठन संप्रदाय जैसे विशालकाय शक्ति के सामने झा परिवार और भट्ट परिवार अलग नहीं थे। आरव अब सम्मान देने के लिए उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग कर रहे थे। अगर वो सम्मान नहीं दिखाता तो क्या ये जानबूझकर अवज्ञा नहीं होगी? लेकिन समस्या ये थी कि आरव बहुत अच्छी तरह से हत्यारा हो सकता था जिसने हरमन झा को मारा था। उससे उस दुश्मन को सम्मान देने के लिए कहना जिसने उसके बेटे को मार डाला, ये असंभव था। बहुत आगे मत बढ़ो आरव, मैंने रोहित के मामलों के बारे में तुमसे हिसाब ही नहीं लिया है। हरमन झा ने गुस्से से दहाड़ लगाई। आरव ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी नजर फिर से आदेश के पीछे चली गई। आदेश टूटने वाला था। उसने धीमी आवाज में कहा, झा परिवार के मुखिया, ये सिर्फ सम्मान देना है, आप भी मांस का एक टुकड़ा नहीं खोएंगे। सही मायने में आपको जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव को सम्मान देना चाहिए। हरमन झा का चेहरा हरा हो गया। उसने आरव की ओर हत्या की नीयत से भरी आंखों से देखा, मानो वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। हरमन झा के रिश्तेदारों के साथ वो वास्तव आदेश को अनदेखा कर सकता था, लेकिन आदेश जिसका प्रतिनिधित्व करता था वो खुद नहीं था, बल्कि उसके पीछे सुकेश था। आज का मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण था। झा परिवार के लिए इसमें गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। अगर वो सुकेश को अपमानित करने के कारण पूरा खेल हार जाता तो वो हरमन झा झा परिवार का पापी बन जाता। इतने तक सोचने के बाद हरमन झा ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और आरव को प्रणाम किया। हरमन झा उच्च संप्रदाय के मुख्य शिष्य श्री आरव को सम्मान देता है। लगता है कि झा परिवार अभी भी मेरे 10 राज्य संगठन के प्रति बहुत सम्मान रखता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। अरे देर हो रही है, यहां सब क्यों खड़े हैं? तब तक खड़े रहना जब तक कि मेरे पैर दर्द करने न लगे। मंडप मास्टर समीर, क्या ये आपका मेहमानों के साथ व्यवहार करने का तरीका है? समीर भट्ट अपने दिल में बहुत क्रोधित था। आखिर कौन था जो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और सभी को अंदर जाने से रोक रहा था? अब जब आपने प्रदर्शन करना समाप्त कर दिया है तो आप ये भी कह रहे हैं कि आपके पैर दर्द कर रहे हैं। मैंने कभी किसी आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार के बारे में नहीं सुना है जिसके पैर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद दर्द करने लगे हों। मिस्टर आदेश, भाई हरमन, कृपया। समीर भट्ट ने आरव को एक भयंकर घूरा और फिर ऑर्डर और हरमन झा से कहा। लोगों का समूह आंतरिक हॉल की ओर बढ़ गया। शिक्षक अनुपमा और आरव की आंखें मिली और वे मुस्कुराए और अंदर चले गए। भट्ट परिवार औषधि मंडप ने आज के भव्य आयोजन के लिए विशेष रूप से एक विशाल हॉल खोला। यह राजधानी के सभी बड़े और छोटे परिवारों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त था। यह तमाशा शाही परिवार के राजकीय भोज से भी अधिक भव्य था। यह स्पष्ट रूप से उससे भी बढ़कर था, लेकिन इस समय कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा था। आज के आदान प्रदान के बाद निश्चित रूप से एक पक्ष ऐसा होगा जिसे सामगर के मंच से हट जाना चाहिए। हरमन झा और बाकी लोगों के बैठने के बाद समीर भट्ट बड़े हॉल के बीच में गए। उन्होंने स्पष्ट आवाज में कहा, सब लोग, आज हमारे भट्ट परिवार औषधि मंडप द्वारा आयोजित
इस पिल ग्रेडिंग असेंबली का उद्देश्य हमारे श्यामनगर राज्य के औषधीय गोली व्यवसाय को बढ़ावा देना है। इसके बाद मैं सबसे पहले सभी को एक विशिष्ट अतिथि से मिलवाना चाहूंगा। इस बिंदु तक बोलते हुए समीर भट्ट ने सस्पेंस बनाने के लिए विराम लिया। वास्तव में उन अभिजात वर्ग ने आदेश की ओर देखा, क्योंकि वो सबसे प्रमुख स्थान पर बैठा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि ये युवक वास्तव में गौतमी, अनुपमा और हरमन झा के ऊपर सम्मान की सीट पर बैठने वाला कौन है। और उन दोनों व्यक्तियों के चेहरे शांत थे, जैसे कि वे बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। ये व्यक्ति उच्च संप्रदाय से है, मुख्य शिष्य मिस्टर आदेश। वो हमारे इस पिल ग्रेडिंग असेंबली को खुश करने के लिए इस यात्रा पर उच्च संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। समीर भट्ट ने जोर से परिचय कराया। समीर भट्ट के परिचय के साथ ही दर्शकों में शोर मच गया। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के मुख्य शिष्य। ये पहचान बहुत शानदार थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह शाही परिवार और झा परिवार से ऊपर बैठ सकता था। मत देखिए कि ये लोग श्यामनगर राज्य में हवा और बारिश कैसे बुला सकते हैं। अपने सभी वर्षों में वे वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले होंगे। कोई रास्ता नहीं। भट्ट परिवार वास्तव में उच्च संप्रदाय से एक मुख्य शिष्य को बुला सकता है। आज देखने के लिए शायद एक अच्छा शो होने वाला है। भट्ट परिवार को सपोर्ट देने के लिए एक उच्च संप्रदाय का मुख्य शिष्य आ रहा है। इसमें विचार करने के लिए बहुत कुछ है। क्या यह हो सकता है कि उच्च संप्रदाय पहले से ही शाही परिवार से नाखुश है? मूल रूप से आज केवल नई औषधीय गोलियां देखने के लिए आना था। यह सोचना कि वास्तव में ऐसा कुछ होगा। मुझे आश्चर्य है कि बंसल परिवार झा परिवार से इस बड़े परिचय को कैसे संभालेगा। कौन परवाह करता है? हम सभी व्यापारी हैं। हम लाभ के पीछे भागते हैं। जब तक पैसा कमाना है तब तक कौन परवाह करता है कि राजा कौन है। आज यहां आने का मेरा लक्ष्य नई औषधीय गोलियों के लिए विविधता के साथ श्यामनगर व्यापार शक्ति को बढ़ावा देना है। मैं इन नई औषधीय गोलियों का वितरण निश्चित रूप से सही कर रहा हूं। हे तो हर किसी का अपना। मैंने आज के पिल ग्रेडिंग असेंबली के लिए पहले ही एक हाथ और पैर लगा दिया है। मैं आपसे कैसे हार सकता हूं? कुछ समय के लिए रईसों के बीच शोरगुल मच गया। जब हरमन झा ने यह दृश्य देखा तो उसे अनायास ही बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसने इतने सालों से योजना बनाई थी। आखिरकार वो अपनी महत्वाकांक्षा को साकार कर सका। एक बार जब आदेश का आना, यह बड़ा कदम निष्पादित हो गया तो ये उसके लिए आधी लड़ाई जीतने के बराबर था। आदेश का प्रतिनिधित्व 10 राज्य संगठन संप्रदाय करता था। अगर 10 राज्य संगठन संप्रदाय भी उसका समर्थन करता है तो उसे इस बात पर अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये लोग किस तरफ खड़े हों। हरमन झा की नजर इधर उधर घूमी, लेकिन आखिरकार आरव पर पड़ी। उसका चेहरा अनायास ही बर्फीला हो गया। ऐसा लग रहा था कि आरव ने कुछ महसूस किया और उसकी ओर देखा। यहां तक कि उसे एक मुस्कान भी दी। न जाने क्यों आरव द्वारा इस तरह से देखे जाने पर हरमन झा असहज महसूस कर रहा था। हरमन झा को लग रहा था कि आज सबसे बड़ा परेशानी आरव के साथ होगा। हरमन झा भी ये नहीं बता पा रहा था कि उसे इस तरह की भावना क्यों हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि आरव से खतरा देवराज से भी ज्यादा था। इस तरह की भावना बहुत ही असामान्य थी। आरव के पास स्पष्ट रूप से केवल आत्मा संघनन क्षेत्र की साधना थी। वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों के बीच संघर्ष में शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन इस तरह की भावना अभी भी इतनी तीव्र क्यों थी? क्या ये आरव के बाहर के प्रदर्शन के कारण था? हालांकि आरव को भी अब मुख्य शिष्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वो आदेश के साथ अतुलनीय था। भले ही आरव अपनी पहचान दिखा दे, हरमन झा के पास वापसी करने के तरीके भी थे। खांसी, सब लोग चुप हो जाओ। समीर भट्ट ने अपने हाथों से मौन का इशारा किया। महान हॉल के शांत होने के बाद उन्होंने फिर से ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर आदेश उच्च संप्रदाय के पिल हॉल बुजुर्ग सुकेश के शिष्य है। एल्डर आदेश और एल्डर कबीर बर्मन घनिष्ठ मित्र हैं। आज मिस्टर ऑर्डर के लिए पिल ग्रेडिंग असेंबली के लिए आने के लिए ये समीर अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है। एक और बड़ा हंगामा। हालांकि सभी के मन में कुछ अटकलें थी, लेकिन समीर भट्ट के बयान ने फिर भी सभी को ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों के दिलों में तराजू पहले से ही झा परिवार के पक्ष में झुक चुका था। यह संभवतः श्यामनगर राज्य की स्थापना के बाद से बंसल परिवार के सामने आई सबसे बड़ी आपदा होंगी। अनगिनत लोगों की निगाहें अनुपमा की ओर थी। उनकी आंखें सहानुभूति से भरी हुई थी। वे जानते थे कि बंसल परिवार का 10
राज्य, संगठन, संप्रदाय से भी संबंध था, लेकिन वे पूरे पिल हॉल की तुलना में बिल्कुल नगण्य थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीर भट्ट का क्या मतलब है? क्या ये उच्च संप्रदाय के पिल हॉल द्वारा बंसल परिवार को खत्म करने की इच्छा को दर्शाने वाला रवैया हो सकता है? संभावना नहीं। परिस्थितियों को कम किए बिना उच्च संप्रदाय धर्मनिरपेक्ष दुनिया द्वारा शाही सत्ता के प्रतिस्थापन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर झा परिवार को पूरे पिल हॉल का समर्थन प्राप्त होता तो शायद सिर्फ एक ही मुख्य शिष्य नहीं आता, उन्हें इस पिल ग्रेडिंग असेंबली की मेजबानी करने की भी जरूरत नहीं होती। हां, तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन फिर भी झा परिवार द्वारा उधार लिया गया ये प्रभाव भी बहुत मजबूत है। हां, इस बार बंसल परिवार खतरे में है। समीर भट्ट के सिर्फ 2 वाक्यों ने बंसल परिवार की सारी उम्मीदें तोड़ दी। गौतमी आदेश के नीचे की स्थिति में बैठे थे। उनका हाव भाव बहुत भद्दा लग रहा था। उनके बगल में बैठी शिक्षक अनुपमा भी बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। झा परिवार की ये हरकत बहुत निर्दयी थी। गौतमी और शिक्षक अनुपमा को अचानक आरव को देखने की इच्छा हुई। अगर आरव अपनी पहचान बता देते तो क्या ये इस स्थिति में मददगार होता? दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन शिक्षक अनुपमा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह सच था कि आरव को मुख्य शिष्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश भी नहीं किया था। अगर वो अपनी पहचान भी बता देता तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलती। आदेश की पहचान का डर उसके मुख्य शिष्य होने में नहीं था, बल्कि उसके पीछे मौजूद पिल हॉल में था। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए? शिक्षक अनुपमा मन ही मन घबराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आदेश उच्च सीट पर ऊंचे तरीके से बैठा था। उसकी नजर में ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोग सिर्फ चींटियों का झुंड थे। जैसे ही उसकी नजर उन रईसों के चेहरों पर पड़ी, वहां या तो घबराहट थी, या उलझन थी, या उत्साह था, इत्यादि। इससे उसे लगा कि वो सारी जिंदगी को अनदेखा कर रहा है। आखिरकार उसकी नजर आरव पर पड़ी जो उसके सामने था, और उसका चेहरा अनायास ही जम गया। जो मूड थोड़ा बेहतर हुआ था वो तुरंत एक कश के साथ गायब हो गया। ये बच्चा वाकई घृणित था। हालांकि आज वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। यहां तक सोचकर आदेश मन ही मन प्रसन्न होने से खुद को रोक नहीं पाया। एक मुख्य शिष्य जो अभी तक संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के आतंरिक संघर्ष में मारा गया। उसके गुरु और एल्डर कबीर के बीच में छिप जाने के कारण परिणाम अनिर्णायक रह गया। ठीक उसी समय समीर भट्ट ने कहा, मुझे लगता है कि आज सभी के आने से पहले ही आप आज की पिल ग्रेडिंग असेंबली के कारण के बारे में सुन चुके होंगे। आज हमारा भट्ट परिवार औषधि मंडप 3 नई प्रकार की औषधीय गोलियां लॉन्च करेगा, जो पहले कभी बाजार में नहीं देखी गई थी। इन 3 नई प्रकार की औषधीय गोलियों का लॉन्च हमारे श्यामनगर राज्य की कीमिया दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। अब हम इन 3 नई प्रकार की औषधीय गोलियों के रहस्यमयी पर्दे को उजागर करेंगे। ये स्वीकार करना होगा कि कीमिया के अलावा समीर भट्ट की सार्वजनिक भावना को भड़काने की क्षमता कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना देवराज से की जा सके। समीर भट्ट के विपरीत देवराज में सांसारिक परिष्कार का एक अंश नहीं था, और उनका व्यक्तिगत करिश्मा अधिक था। हां, भट्ट परिवार औषधि मंडप के शक्तिशाली हमलों के बावजूद सुगंधित औषधि मंडप अभी तक टिका हुआ है। इसका कारण देवराज का व्यक्तिगत करिश्मा था। जिस दिन देवराज ने कदम पीछे खींचे, उस दिन से लेकर आज तक एक भी सुगंधित औषधि मंडप का कर्मचारी सुगंधित औषधि मंडप छोड़कर नहीं गया। अगर दोनों पक्ष अपने पदों की अदला-बदली कर लेते तो भट्ट परिवार औषधि मंडप शायद बहुत पहले ही ढह गया होता। हालांकि जैसा कि कहावत है, पुण्य 1 पैर से बढ़ता है, पाप 10 पैर से बढ़ता है। समीर भट्ट के संचालन के तरीके अटूट थे। यही कारण था कि भट्ट परिवार औषधि मंडप सुगंधित औषधि मंडप को लगातार दबाता रहा। लेकिन आज समीर भट्ट के शब्दों से जो हलचल मची वो निस्संदेह घातक थी। समीर भट्ट महान हॉल के बीच में रखी मेज पर गए। मेज पर 3 शानदार जेड ट्रे रखी हुई थी। जेड ट्रे को लाल कपड़े से ढका गया था ताकि उन पर रखी चीजें साफ दिखाई न दे। लेकिन हर कोई जानता था कि इन 3 जेड ट्रे पर जो रखा गया था वो 3 नई तरह की औषधीय गोलियां थी। इन 3 तरह की औषधीय गोलियों ने सभी का दिल जीत लिया। समीर भट्ट ने अपने हाथों में बाईं ओर की जेड ट्रे को पकड़ा और धीरे से उसके ऊपर से लाल कपड़े को हटाया, जिससे 3 ग्रे रंग की औषधीय गोलियां निकली। मेरा मानना है कि हर कोई क्यूई रिटर्निंग पिल से अनजान नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट के लिए क्यूई रिटर्निंग पिल एक जरूरत है। मेरे हाथों में ये कुछ औषधीय गोलियां नई और बेहतर क्यूई रिटर्निंग पिल है।
इसका नाम ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल है। ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल की सार ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गति क्यूई रिटर्निंग पिल से 50% अधिक है। जब समीर भट्ट के शब्द गिरे तब माहौल में तुरंत विस्फोट हो गया। अरे बाप रे, 50%! यदि ये ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल लॉन्च किया गया था तो क्या मेरी दुकान में सभी क्यूई रिटर्निंग पिल बिक्री योग्य नहीं होंगे? आज के बाद हम सब भट्ट परिवार के जागीरदार बनने जा रहे हैं। सिर्फ एक ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल में पहले से ही ऐसे प्रभाव है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि अन्य 2 प्रकार की औषधीय गोलियां क्या है। निस्संदेह औषधीय गोलियों में सुधार करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल के प्रभाव को 50% तक बढ़ाने के लिए जब तक कि कीमत अत्यधिक बेतुकी न हो, एक बार ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल लॉन्च होने के बाद यह निश्चित रूप से बाजार पर एकाधिकार कर लेगा। एसेंशियस गदरिंग पिल के साथ भट्ट परिवार औषधि मंडप भविष्य में अपने दरवाजे खोलने और पैसे गिनने के लिए बस इंतजार कर सकता था। अन्य छोटे मोटे किमिया सेनाएं मूल रूप से पहले से ही खराब थी। इसलिए इन व्यापारियों को जीवित रहने के लिए उन्हें केवल भट्ट परिवार औषधि मंडप के जागीरदारों तक सीमित किया जा सकता था। उनके एजेंट बन सकते थे। इस तरह उनके स्टॉल मूल रूप से भट्ट परिवार औषधि मंडप की शाखा बन जाएंगे। समीर भट्ट ने हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथ में ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल नीचे रख दिया। उन्होंने एक और परिचय देने के लिए बीच की जेड ट्रे को उठाया। इस जेड ट्रे पर रखी गई औषधीय गोली कोई उन्नत संस्करण नहीं है, बल्कि एक नई तरह की औषधीय गोली है। इसका नाम है एसेंश कन्वर्टिंग पिल। यहां तक बोलते हुए समीर भट्ट ने जानबूझकर अपने शब्दों को धीमा किया और रुक गए। वास्तव में जब लोगों ने सुना कि ये एक नई तरह की औषधीय गोली है तो वे तुरंत विरोध नहीं कर सके। रहस्यमय मत बनो मंडप मास्टर समीर। जल्दी से हमें बताओ कि इस एसेंशियस कन्वर्टिंग पिल के औषधीय प्रभाव पहले से ही क्या है। हाँ, मंडप मास्टर समीर, आखिर इस एसेंशियस कन्वर्टिंग पिल का क्या उपयोग है? समीर भट्ट ने देखा कि समय लगभग सही था और मुस्कुराते हुए कहा, इस एसेंशियस कन्वर्टिंग पिल के औषधीय प्रभाव बिना शर्त के सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकारों की खेती को एक क्षेत्र तक बढ़ाते हैं। हालांकि एक मार्शल कलाकार अपने जीवन काल में इसका उपयोग केवल एक बार कर सकता है। इसे दोबारा खाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिना शर्त एक सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार की साधना को एक क्षेत्र तक बढ़ाना, यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आप हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं मंडप मास्टर समीर। क्या आप मजाक कर रहे हैं? जब मार्शल कलाकार साधना शुरू करते हैं तो ये हमेशा सार ऊर्जा को संचित करने के बारे में होता है। मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी औषधीय गोलियां भी होती है। ये बहुत बेतुका है। किसी ने भी समीर भट्ट की बातों पर विश्वास नहीं किया। लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार जब कोई चीज उनकी समझ की सीमा को पार कर जाती है तो वे सहज रूप से विश्वास नहीं करना चुनते हैं। समीर भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि हर किसी को एसेंश कन्वर्टिंग पिल के प्रभावों के बारे में संदेह है, इसलिए मैं अभी आप सभी के सामने इस औषधीय गोली का परीक्षण करूंगा। ठीक इसी समय एक 7वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार बाहर आया। उसने समीर भट्ट के हाथों से एक एसेंशियस कन्वर्टिंग पिल ली और सीधे उसे खा लिया। इस समय पूरे हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। सबकी नजरें उस मार्शल आर्टिस्ट पर टिकी थी। केवल आरव ने आलस से जम्हाई ली और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो? अगर ये एसेंश कन्वर्टिंग पिल वास्तव में इतना प्रभाव डालती है तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा, देवराज ने कहा। हालांकि देवराज को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन समीर भट्ट का परिचय सुनने के बाद अभी भी उसका दिल कुछ हद तक धड़क रहा था। यह केवल दूसरी प्रकार की औषधीय गोली थी। अभी भी तीसरी प्रकार की औषधीय गोली है जो जारी नहीं की गई थी, और इसने पहले ही शामनगर राज्य के लगभग सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस तरह की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी जिसे वह देखना चाहता था। भले ही उसके हाथ में एक्सप्लेसिव युआन पिल थी, लेकिन समीर भट्ट के पास यहां 4 प्रकार की औषधीय गोलियां थी। भले ही वो भविष्य में एक्सप्लेसिव यंग पिल बाजार पर एकाधिकार कर सके, लेकिन ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल और एसेंसिस कन्वर्टिंग पिल के मामले में भी वो बिल्कुल निम्न स्थिति में रहेगा। आरव ने सामिलिंगली कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। केवल वे लोग जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकते, वे ही इस प्रकार के अच्छे दोष को खजाना मानेंगे। अगर ऐसा है तो क्या समीर भट्ट लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं? साथ ही इस तरह के साइड इफेक्ट का पता तो देरसबेर चल ही जाएगा, है ना? देवराज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। पिताजी, असल में इस तरह के साइड इफेक्ट उन कुलीन परिवार के शिष्यों के लिए ज्यादा मायने नहीं रखते।
जब तक वे कुछ मेरिडियन रिकवरी औषधीय गोलियां लेते हैं तब तक इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। या औषधीय गोलियां लेना जो आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करते समय सफलता दर को बढ़ाती है भी काम करती है। जब तक वे आत्मा संघनन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के कार्यों में बहुत सुधार होगा। ये छिपे हुए खतरे स्वाभाविक रूप से तब भी दूर हो जाएंगे। आखिरकार ये केवल एक टियर 1 औषधीय गोली है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, आरव ने समझाया। जब देवराज ने यह सुना तो वो असहाय होकर बोला, आपने बहुत आसानी से कह दिया। बाहरी चोटों का इलाज आसान है लेकिन आंतरिक चोटों से छुटकारा पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि औषधीय गोलियों को ठीक करने वाली कोई मेरिडियन नहीं है, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक भाग्य के लायक है। यह संभवतः इस एसेंशियस कोनवोटिंग पिल से भी ऊपर है। इस तरह से गणना करने पर नुकसान लाभ से अधिक है। औषधीय गोलियों के लिए जो आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने की सफलता दर को बढ़ाती है। हालांकि मुझे पता है कि कई कीमियागर उन्हें परिष्कृत करना चाहते हैं, लेकिन अब तक मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। आरव ने एक रहस्यमय मुस्कान दी और कहा, अगर मैं सही अनुमान लगाता हूं तो ये तीसरी प्रकार की औषधीय गोली शायद कुछ ऐसी है जो आत्मा संघनन क्षेत्र की सफलता दर को बढ़ाती है। हे, इस पिल हॉल ने वास्तव में अच्छी तरह से योजना बनाई है। देवराज का चेहरा बदल गया और उसकी निगाहें अभी तक अनावरण नहीं किए गए जेड ट्रे पर स्थानांतरित होने से नहीं रोक सकी। अगर आरव ने जो कहा वो सच था तो ये तीसरी तरह की औषधीय गोली अद्भुत होने वाली थी। ऐसी औषधीय गोली शाही परिवार की नींव हिलाने के लिए पर्याप्त थी। स्वर्ग के नीचे के सभी मार्शल कलाकारों को एक तरफ रख दें तो सिर्फ शामगर राज्य में कितने मार्शल कलाकार 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की दहलीज पर अटके हुए थे जो सफलता पाने में असमर्थ थे। कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की औषधीय गोली जारी होने के बाद इसकी कितनी मांग होगी। देवराज खुद जानते थे कि आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने वाली औषधीय गोलियां निश्चित रूप से मौजूद थी। बस इतना था कि शामगर राज्य जैसी जगह में इस तरह की औषधीय गोलियां जारी करने की क्षमता ही नहीं थी। हालांकि देवराज को यह भी पता था कि आरव निश्चित रूप से इस प्रकार की औषधीय गोलियों के शोधन की विधि जानता है। देवराज ने गहरी सांस ली और कहा, आरव, आज सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। चिंता मत करो पिताजी, अगर मैं ये भी नहीं कर पाया तो मैं मास्टर के श्रमसाध्य प्रयासों को बर्बाद कर दूंगा। आरव ने पूरी तरह से शांत और संयमित होकर कहा। ठीक इसी समय एक सार ऊर्जा तूफान अचानक महान हॉल में आया। औषधीय गोली का परीक्षण करने वाला वो मार्शल कलाकार वास्तव में 8वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में घुस गया। महान हॉल में विस्मयकारी विस्मयादिबोधक ध्वनियां गूंज उठीं। सभी ने औषधीय प्रभाव भी देखे हैं। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? अब आइए तीसरे प्रकार की औषधीय गोली का परिचय दें। समीर भट्ट ने एसेंश कन्वर्टिंग पिल के बारे में ज्यादा परिचय नहीं दिया। उनका मानना था कि अभी जो दृश्य हुआ उसने सभी को पहले ही काफी चौंका दिया था। उन्होंने तीसरी जेड ट्रे उठाई और परिचय देने के लिए लाल कपड़ा खोला। यह तीसरे प्रकार की औषधीय गोली आज की डेनोमेंट औषधीय गोली है। इस तीसरे प्रकार की औषधीय गोली को राइजिंग स्पिरिट पिल कहा जाता है। यह आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने की सफलता दर को 20% तक बढ़ा सकता है। क्या आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने की सफलता दर 20% बढ़ाएं? क्या कोई गलती है? वहां वास्तव में ऐसी चमत्कारी औषधीय गोली है। मंडप मास्टर समीर, यह राइजिंग स्पिरिट पिल कितने का है? मैं 10 खरीदना चाहता हूं। मंडप मास्टर भट्ट, मैं भी खरीदना चाहता हूं। जितना ज्यादा उतना अच्छा। ओह ठीक है, और एसेंसिस कावर्टिंग पिल और ट्रू क्यू रिटर्निंग पिल भी मुझे भी चाहिए। हर कोई अब टिक कर नहीं बैठ सकता था। आज भट्ट परिवार औषधालय द्वारा लॉन्च की गई इन 3 नई प्रकार की औषधीय गोलियों ने यहां बैठे सभी लोगों के ज्ञान को नष्ट कर दिया है। यद्यपि यहां बैठे बहुत से लोग मानसिक रूप से तैयार थे और जानते थे कि भट्ट परिवार औषधि मंडप द्वारा आज लॉन्च की गई नई औषधीय गोलियां साधारण नहीं है, लेकिन वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये इतनी असाधारण है। ये सभी लोग एक के बाद एक अपनी सीटें छोड़कर बीच में समीर भट्ट को घेर कर खड़े हो गए और समीर भट्ट से बातचीत करने के लिए संघर्ष करने लगे। इस समय झा परिवार और बंसल परिवार के बीच शाही सत्ता के लिए हो रही होड़ से कोई परेशान नहीं था। उन्हें बस यही चिंता थी कि भट्ट परिवार औषधि मंडप की औषधीय गोलियां कैसे खरीदी जाए। वे सभी जानते थे कि भट्ट परिवार औषधि मंडप इस तरह की औषधीय गोलियां हर वक्त कभी भी उपलब्ध नहीं करवा सकता।
इन 3 तरह की औषधीय गोलियों के साथ बंसल परिवार इन कुलीनों के दिलों को जीतने के लिए क्या कर सकता था? आरव ने यह दृश्य देखा और खुद को व्यंग से भरते हुए कहा, दूसरों द्वारा छांटे गए सामान को इतनी उत्सुकता से छीनना। ऐसे लोगों का झुंड जिन्होंने दुनिया नहीं देखी। उसकी आवाज न तो बहुत ऊंची थी और न ही बहुत धीमी, लेकिन आसपास के कुछ लोगों ने उसे जोर से और साफ सुना। गौतमी और अनुपमा कुछ हद तक हैरान थी, लेकिन आदेश और हरमन झा के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। आरव, आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? आप कहते हैं कि ये औषधीय गोलियां दूसरों द्वारा विकसित की गई है? अनुपमा ने उत्सुकता से पूछा। नहीं तो समीर भट्ट जैसे लोगों के होते हुए क्या वो इस तरह की औषधीय गोलियों का आविष्कार कर सकता है? ये औषधीय गोलियां स्पष्ट रूप से किसी अन्य स्थान से प्राप्त किए गए फार्मूले हैं। संप्रदाय बलों के अलावा अन्य किन स्थानों पर ये गोली के फार्मूले हो सकते हैं? इसके अलावा अगर ये संप्रदाय बलों द्वारा छांटे गए गोली के फार्मूले नहीं है, तो आपको लगता है कि समीर भट्ट उन्हें देख पाएंगे? क्या वो उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की हिम्मत करेगा? आरव ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अनुपमा ने इस पर विचार किया। यह वास्तव में मामला था। हालांकि भले ही वे संप्रदाय द्वारा उच्च मानक न होने के वजह से रिजेक्ट की गई गोलियां थी, लेकिन इसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लाना भी काफी चौंकाने वाला था। इन कुछ गोलियों के साथ झा परिवार पहले से ही शाही परिवार को उखाड़ फेंक सकता था। अगर शाही परिवार ने इन बड़े और छोटे परिवारों का समर्थन खो दिया, तो झा परिवार को वस्तुतः कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी और वे बिना खून बहाए बंसल परिवार को नीचे गिरा सकते थे। संप्रदाय के मामलों के बारे में आप कितना जानते हैं? भले ही संप्रदाय द्वारा गोली के फार्मूले को समाप्त कर दिया गया हो, यह दुनिया को चौंका देने के लिए पर्याप्त है। आदेश ने ठंडी सांस ली। आरव ने अपने कंधे उचकाए, जैसे कि वो विवाद करने के लिए बहुत आलसी था। आदेश का वार कपास पर पड़ने से वो बहुत उदास हो गया, लेकिन इस समय देवराज भी शांत नहीं बैठ सकता था। वो नीचे जाने ही वाला था कि आरव ने उसे रोक लिया। चिंता मत करो पिताजी, समीर भट्ट ने अभी अपना खेल खत्म नहीं किया है, पहले उसे खेलने दो, आरव ने कहा। हाँ, और क्या उपाय है? योजना बनाने के मामले में देवराज स्पष्ट रूप से समीर भट्ट से कमतर था। पिताजी को पता चल जाएगा जब आप देखते रहेंगे, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। समीर भट्ट इस समय लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके करीब जाए। आखिरकार वो क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। भले ही वो कीमियागर था, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो उससे टकराए। हालांकि भीड़ बेतरतीब ढंग से बोल रही थी, लगभग उसे थूक में डुबो रही थी। शोर मत करो, इन तीनों में से एक भी औषधीय गोलियां आप सभी को नहीं बेची जाएंगी, समीर भट्ट अचानक चिल्लाया। क्या? औषधि मंडप मास्टर, इतनी अविश्वसनीय औषधीय गोलियां और आप बेच नहीं रहे हैं? मुझे मत बताओ कि आप खजाने का पहाड़ देखना चाहते हैं। ठीक है औषधि मंडप मास्टर, आपने इस पिल ग्रेडिंग असेंबली का आयोजन सिर्फ हमारे लालच के लिए नहीं किया है ना? समीर भट्ट ने अपने हाथ हिलाए और कहा, सभी अपनी सीटों पर वापस जाएं। इस समीर को सभी से चर्चा करने के लिए कुछ बड़ी बात है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई और उन्होंने सोचा, ये यहां है। उन्हें अभी समीर भट्ट ने खींच लिया था। औषधीय गोलियों के लिए अंधाधुंध लड़ाई कर रहे थे और वे आज के हांग गेट के भोज के बारे में भूल गए। एक अब समीर भट्ट को यह कहते हुए देखकर शायद खंजर को प्रकट करने के लिए नक्शा खोलने का समय आ गया था। बिना किसी दुर्घटना के समीर भट्ट उन्हें अपनी स्थिति बताने के लिए मजबूर करने जा रहे थे। हर कोई बदसूरत भावों के साथ अपनी सीटों पर लौट आया और सोचने लगा कि आज उन्हें इस मोर्चे से कैसे निपटना चाहिए। मंडप मास्टर समीर, बोलो, हमें ये औषधीय गोलियां बेचने से पहले तुम्हें क्या शर्तें चाहिए? इस समय एक कुलीन व्यक्ति बोला। यह बहुत स्पष्ट था कि समीर भट्ट द्वारा निकाली गई इन औषधीय गोलियों ने उसे बहुत प्रभावित किया। हालांकि उसके प्रश्न ने सभी के दिलों में छिपी हुई बातों को भी व्यक्त किया। समीर भट्ट ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, इन कुछ वर्षों में हमारे सामगर राज्य की राष्ट्रीय शक्ति हमेशा कमजोर पक्ष की ओर झुकी हुई रही है। 10 राज्य संगठन साम्राज्यों में हम पहले से ही निम्न मध्य स्थिति में हैं। मुझे आश्चर्य है कि इतने वर्षों के बाद क्या किसी ने कभी इस पर विचार किया है? जब भीड़ ने यह सुना तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह वास्तव में आ गया है। समीर भट्ट के ये शब्द तीखी आलोचना थे। राष्ट्रीय शक्ति कमजोर हो रही है, किसे दोष दिया जाए? उनकी गलती नहीं हो सकती, है ना? बेशक ये शाही परिवार की गलती थी।
बहुत से लोगों की निगाहें गौतमी की ओर चली गई। मुझे लगता है कि हमारे सामगर राज्य की सेनाएं बहुत बिखरी हुई है और एक प्रभावी गठबंधन नहीं बना पाती है। अगर हम ये शक्तियां एक साथ मिलकर तालमेल बना सकें तो हम सामगर राज्य को निश्चित रूप से मजबूत बना सकते हैं। अब हमारे पास एसेंस गैदरिंग पिल, ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल, एसेंस कन्वर्टिंग पिल, राइजिंग स्पिरिट पिल, बहुत सारी औषधीय गोलियां हैं। ये और भी अधिक मार्शल कलाकारों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है। यहां तक बोलते हुए समीर भट्ट कुछ देर के लिए रुके। पूरे महान हॉल में अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने जोर से कहा, इसलिए मैं सामगर राज्य कीमिया गठबंधन स्थापित करने का सुझाव देता हूं। सभी प्रभावों को एक साथ मिलाकर सामगर राज्य को और भी मजबूत बनाओ। जब समीर भट्ट का भाषण समाप्त हुआ तो अनुपमा बंसल खुद को और अधिक नहीं रोक पाई। वो तुरंत खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, समीर भट्ट, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? अनुपमा बंसल के आरोप से समीर भट्ट को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराया और बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? साही बहन, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारे राज्य समनगर की शक्ति को मजबूत करने के लिए एक कीमिया गठबंधन की स्थापना करो। बल्कि शाही परिवार के तौर पर तुमने इन कुछ सालों में समनगर राज्य के लिए कितने काम किए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुपमा बंसल को जवाब देना नहीं आता था। ये एक अकाट्य तथ्य था कि शाही परिवार का पतन हो रहा था। ऐसा नहीं है कि शाही परिवार मजबूत नहीं होना चाहता था, बल्कि इसलिए कि झा परिवार की रुकावटें बहुत शक्तिशाली थी। हरमन बंसल ने कार्रवाई करने में बहुत सावधानी बरती, जिसके परिणाम स्वरूप आज समनगर राज्य की स्थिति ऐसी हो गई। जब बात आई तो झा परिवार ही मुख्य दोषी था, लेकिन ये एक खुला रहस्य था। कुल मिलाकर ये अभी भी इसलिए था क्योंकि शाही परिवार खुद पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। इस दुनिया में हमेशा से ही ताकतवर लोगों का वर्चस्व रहा है, जबकि कमजोर लोगों का सफाया होना तय था। साही बहन, आप खुद भी ये नहीं कह सकती? हम प्रजाजन शाही परिवार के लिए कर प्रदान करते हैं, जिससे शाही परिवार को जरूरतों की देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शाही परिवार ने हमें क्या दिया है? इन वर्षों में देश समृद्ध है और लोग शांति से रहते हैं। नागरिक समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीते हैं। क्या ये सब शाही परिवार की बदौलत नहीं है? अनुपमा बंसल ने गुस्से से कहा, यह तो बस सतही शांति थी। भले ही हम धर्मनिरपेक्ष दुनिया के लोग हैं, लेकिन ये मार्शल कलाकारों की दुनिया है। मार्शल कलाकारों की दुनिया में हमेशा से ही कमजोर लोग भोजन करते आए हैं, जबकि ताकतवर लोग दावत उड़ाते हैं। दूसरे देश मजबूत होते गए, जबकि हमारा सामगर कमजोर होता गया। भविष्य में इसका नतीजा ये हो सकता है कि दूसरे देश हमें निगल जाएंगे। साही बहन, मुझे बताओ कि मैंने जो कहा वो सही है या नहीं? समीर भट्ट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अनुपमा बंसल अवाक रह गई, क्योंकि समीर भट्ट ने जो कहा वो सच था। हालांकि बंसल परिवार इन कुछ सालों में कुछ नहीं कर रहा था। अनुपमा बंसल और गौतमी ने अपनी पहचान क्यों छिपाई और ग्रेट मार्शल अकादमी में क्यों साधना की? ये बंसल परिवार के उत्थान के लिए था। कीमिया पथ में अनुपमा बंसल की प्रतिभा अतुलनीय थी। उनके पास बहुत पहले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय में प्रवेश करने की योग्यता थी, लेकिन वो हमेशा अकादमी में रहीं, क्योंकि उन्हें अपने प्रयासों से शाही परिवार को मजबूत बनाने की उम्मीद थी। गौतमी ने इतनी बेताबी से ट्रेनिंग क्यों की? वो भी बंसल परिवार की रक्षा के लिए, सामगर राज्य की रक्षा के लिए खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। हालांकि झा परिवार ने हर कदम पर दबाव डाला और अब उन्होंने आखिरकार अपने नुकीले दांत दिखा दिए। फिर भी बंसल परिवार अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। सब लोग, जब तक आप गठबंधन में शामिल होते हैं, हम एक साथ संसाधनों का आनंद ले सकते हैं। कीमिया दुनिया के व्यापारी भट्ट परिवार औषधि मंडप द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां बेचने का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। गठबंधन में शामिल होने वाले परिवार और मार्शल कलाकार अपने योगदान स्तर के अनुसार गठबंधन की औषधीय गोलियां खरीदते समय इसी तरह की छूट का आनंद ले सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हर कोई ऐसी शर्तों से खुश है? समीर भट्ट ने आखिरकार एक भारी बम फेंका। इन शर्तों का आकर्षण कोई साधारण प्रकार का बड़ा नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है, भट्ट परिवार औषधि मंडप के पास इन 4 प्रकार की औषधीय गोलियां होने के कारण वे भविष्य में सामगर राज्य में पूर्ण एकाधिकार रखेंगे। अगर कीमिया दुनिया के व्यापारी गठबंधन में शामिल नहीं होते तो उन्हें इन औषधीय गोलियों को प्राप्त करने का चैनल नहीं मिलता। उनके लिए जो इंतजार कर रहा था वो केवल एक परिणाम था, दिवालिया होना। मार्शल कलाकारों और पारिवारिक कुलों को
अपनी ताकत बलों का पोषण करने की आवश्यकता थी। औषधीय गोलियों के ऊपर उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा थी। निस्संदेह इन कुछ औषधीय गोलियों की कीमतें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होंगी, खास तौर पर राइजिंग स्पिरिट पिल्स। ये निश्चित रूप से इतनी ज्यादा होगी कि ये काफी हास्यास्पद सीमा तक होगी। फिर भी संभवतः अभी भी असंख्य मार्शल कलाकार झुंड में इसके पीछे भाग रहे होंगे। हालांकि इसने सफलता दर में केवल 20% की वृद्धि की, लेकिन समनगर के पूरे राज्य में इस चेकपॉइंट पर कितने मार्शल कलाकार मारे गए? ऐसे कई लोग थे जिनकी सफलता दर केवल 5% थी, जिसके कारण वे दायरे में प्रवेश करने में असमर्थ थे, जिसके परिणाम स्वरूप 20% की सफलता दर में कमी कई सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र के लोग भी, जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी, क्या वे इसे आजमाना नहीं चाहेंगे? इसलिए समीर भट्ट द्वारा बताई गई ये 2 शर्तें बहुत आकर्षक थी। हालांकि इनमें से कई कुलीन वर्ग अभी भी बंसल परिवार से काफी भयभीत थे। उनमें से कई ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए जवाबी उपायों पर चर्चा की। समीर भट्ट भी चिंतित नहीं थे। उन्होंने सभी के जवाब का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। देवराज ने जब स्थिति देखी तो वो बहुत जल्दी उठे और फिर जवाब देना चाहते थे, लेकिन आरव ने फिर से उन्हें रोक दिया। पिताजी, इतना प्यारा शो आप इसे पूरा कैसे नहीं देख सकते? जब कोई नाटक देख रहे हो तो पूरा शो देखें, आरव ने कहा। अभी भी देख रहे हैं? देखते रहें, और वे सभी पहले से ही समीर भट्ट और हरमन से शरण मांगेंगे। बेशक हमें देखने का मौका मिला, इतना बढ़िया मौका। अगर हम इन लोगों के चेहरे साफ साफ न देख पाए तो कैसे चलेगा? बेशक इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बंसल परिवार शायद इस घटना के बाद एक बड़ी सफाई शुरू कर देगा, है ना? अगर हम गौतमी और अनुपमा बंसल को साफ साफ नहीं देखने देंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि समय आने पर किसे साफ करना है? आरव की ये बात सुनकर देवराज आखिरकार शांत हो गए। जब उन्होंने फिर से आरव की ओर देखा तो उनकी नजर कुछ अलग हो गई। देवराज ने वाकई कल्पना नहीं की थी कि उनका बेटा इतना बड़ा हो चुका है। एक पिता के तौर पर वे अभी भी अपने सामने की चीजों को देख रहे थे, लेकिन उनके बेटे ने पहले से ही दूर का भविष्य देख लिया था। अब पीछे मुड़कर देखे तो आरव के लगभग हर काम का गहरा मतलब था। यहां तक कि वे, आरव के पिता, अब अपने बेटे की असलियत नहीं समझ पा रहे थे। ठीक उसी समय आखिरकार किसी ने आवाज लगाई, मंडप मास्टर समीर, मेरे सापे परिवार गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। जो बोला वो वास्तव में सापे परिवार के मुखिया सुरसेन सापे थे, लेकिन उन्होंने अभी बोला ही था कि किसी ने तुरंत आलोचना की। सुरसेन सापे, तुम बेशम हो। तुम्हारे सापे परिवार को पीढ़ियों से शाही कृपा प्राप्त हुई है, फिर भी तुम आज दुश्मन के पास जाने वाले पहले व्यक्ति हो। जो बोला वो एक परिवार का मुखिया था जो शाही परिवार के प्रति अडिग वफादार था। एक अच्छा पक्षी अपना पेड़ चुनता है, एक अच्छा विषय चुनता है कि किसका अनुसरण करना है। अगर तुम बंसल परिवार के साथ मरना चाहते हो तो आगे बढ़ो, सुरसेन सापे ने बेशर्मी से कहा। सुरसेन सापे के यहां कदम रखते ही ये तुरंत एक फ्यूज की तरह काम करने लगा। वहां बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मेरा सिद्धार परिवार भी गठबंधन में शामिल होता हूं। मैं मानव सेनापति गठबंधन में शामिल होता हूं। कुछ ही क्षणों में वास्तव में आधे से ज्यादा परिवार के कबीले या प्रभाव गठबंधन में शामिल होने का विकल्प चुन रहे थे। आप सभी, शाही परिवार हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा है। क्या आप हमें इस तरह से चुकाते हैं? अनुपमा बंसल इन निर्दयी भेड़ियों से इतनी क्रोधित हो गई कि वह कांप उठी। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि शाही परिवार के शांति के समय के श्रमसाध्य प्रयास वास्तव में ला के इस प्रलोभन का सामना करने में असमर्थ थे। शाही बहन, उनका गठबंधन भी सामनगर राज्य को मजबूत करने के लिए है। आपको ऐसा क्यों होना चाहिए? समीर भट्ट ने पाखंडी ढंग से कहा। घमंडी मत बनो समीर भट्ट, शाही भाई ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी है और आपकी दुष्ट योजनाओं को सफल नहीं होने देंगे। हरमन झा, इस समय क्या आप अभी भी पीछे छिपकर तमाशा देखने जा रहे हैं? क्या बाहर कूदने का समय नहीं आ गया है? अनुपमा बंसल ने हरमन झा को ठंडेपन से देखा, लेकिन हरमन झा इस समय पूरी तरह से उदासीन भाव से अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनुपमा बंसल पर ध्यान नहीं दिया था। समीर भट्ट ने मेहमानों का सामना किया और कहा, चूंकि सभी ने गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने महान सामनगर के लिए
अपनी शक्ति का एक हिस्सा अर्पित करें। सभी के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी समुद्री डाकू जहाज पर सवार हो गए हों। हालांकि ये सभी लोग चालाक आत्माएं थी। चूंकि वे इस गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए वे सोचने के लिए इतने भोले नहीं होंगे कि वे केवल उपचार का आनंद ले सकते हैं और उन्हें योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह बंसल परिवार से निर्णायक रूप से अलग होना था। बंसल परिवार ने लंबे समय तक शाही पद संभाला, लेकिन आगे बढ़ने में विफल रहे। आज हमारा सामनगर राज्य डगमगा रहा है और संकट में पड़ने वाला है। इस समीर को लगता है कि हमें अपने सामनगर राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने के लिए एक और बुद्धिमान शासक चुनना चाहिए। समीर भट्ट ने स्पष्ट आवाज में जोर से कहा। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो सबकी नजर हरमन झा पर पड़ी। समीर भट्ट के शब्दों में बुद्धिमान शासक कोई और नहीं बल्कि हरमन झा ही थे। मुझे लगता है कि परिवार के मुखिया हरमन की ख्याति बहुत अच्छी है और उनकी युद्ध कौशल की कोई तुलना नहीं है। वे बंसल परिवार की जगह ले सकते हैं। तभी झा परिवार के एक भक्त ने अपना मुंह खोला और कहा, बंसल परिवार, अपना पद त्यागो और राज सिंहासन छोड़ो। हमारे परिवार के मुखिया हरमन राज सिंहासन संभालेंगे। तुरंत ही ये कुलीन लोग एक साथ मिलकर बोल रहे थे, जिससे अनुपमा बंसल को गुस्सा आ रहा था, जब तक कि उसका प्यारा शरीर कांपने लगा और गौतमी का चेहरा हरा हो गया। दूसरे पक्ष की तुलना में यहां शाही परिवार की गति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थी। अचानक अनुपमा बंसल को कुछ याद आया जब उसने दयनीय चेहरे से देवराज और बेटे की ओर देखा। ये पिता और पुत्र की जोड़ी बहुत शांत थी। वास्तव में अब तक उन्होंने कोई आवाज नहीं निकाली थी। आने से पहले शाही भाई ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि आज देवराज शाही परिवार की तरफ से खड़े होंगे, लेकिन अब तक देवराज की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अगर देवराज की तरफ से कुछ नहीं होता तो ठीक था, लेकिन आरव और उसके रिश्ते के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि वो शाही परिवार को उखाड़ फेंकते हुए असहाय होकर देखता रहे? आरव ने भी स्पष्ट रूप से अनुपमा बंसल की निगाहों को देखा और मुस्कुराते हुए खड़े होकर स्पष्ट स्वर में कहा, क्या आज पिल ग्रेडिंग असेंबली नहीं है? मंडप मास्टर समीर भट्ट, आपने सभी को विषय से भटका क्यों दिया? आरव की आवाज सार ऊर्जा का उपयोग करके जारी की गई थी और इसने तुरंत सभी की आवाज को ढक दिया। ये देखकर कि आरव ने अपना भाषण दिया, हरमन झा, आदेश और दूसरे का दिल अनायास ही कांप उठा। उन्होंने खुद से सोचा, ये शुरू होने वाला है। आज उन्हें यहां गौतमी और भतीजी से नहीं, बल्कि देवराज और बेटे की जोड़ी से डर था। फिर भी अब तक इन दोनों लोगों ने एक शब्द भी नहीं कहा था। यह बहुत असामान्य था। अगर देवराज ने बहुत पहले ही शाही परिवार को छोड़ दिया होता तो उन्हें आज यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन वे आए और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और न ही कोई परेशानी पैदा की, जिससे पिल ग्रेडिंग असेंबली अब तक आगे बढ़ गई। इसने उन्हें कुछ हद तक हैरान कर दिया। समीर भट्ट अभी खुद पर खुश थे। तभी उन्होंने आरव की बेसुरी आवाज सुनी और तुरंत ही नाराज भी हो गए। आरव, क्या तुम इस समय जोकर बनने के लिए बाहर निकले हो? हमारे भट्ट परिवार औषधि मंडप द्वारा लॉन्च की गई औषधीय गोलियों के बारे में सभी को पहले से ही स्पष्ट है। पिल ग्रेडिंग असेंबली भी स्वाभाविक रूप से यहां एक निष्कर्ष पर पहुंच गई। समीर भट्ट ने तिरस्कार भरी नजर से कहा। आरव को यह सुनकर हंसा, तो ये सिर्फ ये कुछ औषधीय गोलियां हैं? मुझे लगा कि ये कोई अविश्वसनीय भव्य समागम है। सिर्फ ये कुछ बेकार गोलियां, और मंडप मास्टर समीर भी उन्हें दिखाने की हिम्मत कर रहे हैं। वाकई हद से ज्यादा बेबाक। आपकी बातों का मतलब सुनकर क्या सुगंधित औषधि मंडप में इन कुछ प्रकार की गोलियों से भी बेहतर औषधीय गोलियां हैं? समीर भट्ट ने हंसते हुए पूछा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि देवराज के हाथ में कोई तुरुप का पत्ता है, वरना वो अब तक क्यों इंतजार करता? अगर वो कुछ दिन बाद एकांतवास छोड़ता तो सुगंधित औषधि मंडप खुद ही बंद हो जाता। लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इस समय देवराज आगे बढ़ा और बोला, इस बार का पिल ग्रेडिंग असेंबली भी एक भव्य समागम है जो एक दशक में मिलना मुश्किल है। मंडप मास्टर भट्ट ने अभी अभी भट्ट परिवार औषधि मंडप की कई तरह की नई औषधीय गोलियों का प्रदर्शन किया है ताकि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे सुगंधित औषधि मंडप ने भी हाल ही में कई नई तरह की औषधीय गोलियां विकसित की है। बस समय आ गया है कि इस सुगंधित औषधि मंडप को उधार लिया जाए ताकि सभी इसका मूल्यांकन कर सकें। हाँ, मैंने सुना है कि आप 1 महीने से अधिक समय से एकांतवास में थे। ये नई औषधीय गोलियां विकसित करने के लिए नहीं था, है ना? मैं वास्तव में देखना चाहता हूं
कि मंडप भगवान देवराज ने इस एक महीने में किस तरह की नई औषधीय गोलियां विकसित की है। हालांकि मंडप भगवान देवराज की बड़ी बातें पहले ही कही जा चुकी है। कुछ समय में इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, समीर भट्ट ने कहा। देवराज ने उदासीनता से कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटकार समाप्त करते हुए देवराज ने आसपास का निरीक्षण किया और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार मौजूद है जो बस किसी अड़चन में फंस गया है जो इसे तोड़ने वाला है। देवराज के इस सवाल ने उन कुलीनों को नजरें मिलाने से रोक नहीं पाया। इसका क्या मतलब था? क्या यह हो सकता है कि देवराज द्वारा विकसित ये नई औषधीय गोलियां भी बिना किसी शर्त के एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं? लेकिन उन मार्शल कलाकारों को एक अड़चन में फंसा हुआ पाकर इस तरह की औषधीय गोली का कोई खास उद्देश्य नहीं था। आखिरकार सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए साधना क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना उतना कठिन नहीं था जितना कि कल्पना की गई थी। जब तक वे एसेंस क्यूई पिल या एसेंस गैदरिंग पिल का उपयोग करते रहे, वे किसी भी तरह से बाधा को पार कर सकते थे। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और कहा, सुगंधित मंडप मास्टर देवराज, मेरा बेटा छठे स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की बाधा पर अटका हुआ है। उसने मुझे बताया कि वो केवल उस अंतिम बिंदु से चूक गया है, लेकिन अवसर पाने में विफल रहा। इस परिवार के मुखिया का उपनाम लांबा था। उनका नाम उपेंद्र लांबा था। उनके बेटे का नाम विकास लांबा था। उपस्थित लोगों में से कई अपनी युवा पीढ़ी को साथ लेकर आए थे। इस तरह के अवसर से युवा पीढ़ी के विकास में बहुत लाभ होता है। जाहिर है कि वे कनिष्ठों को शिक्षित करने का ये मौका नहीं जाने देंगे। उपेंद्र लांबा अपने बेटे को देवराज के सामने लाए और हाथ जोड़कर कहा, मंडप मास्टर देवराज औषधीय गोलियों का परीक्षण करना चाहते हैं, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा बेटा इस मानदंड को पूरा करता है। देवराज ने विकास लांबा पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है। 16 साल में छठे स्तर का शिखर सार क्यूई क्षेत्र। परिवार के मुखिया उपेंद्र को एक योग्य उत्तराधिकारी मिला है। हाँ, मंडप स्वामी देवराज के ये शब्द मुझे अभिभूत कर देते हैं। आपके बेटा आरव की तुलना में मेरा बेटा बहुत कमजोर है, उपेंद्र लांबा ने मुस्कुराते हुए कहा। विकास लांबा भी ग्रेट मार्शल अकादमी के छात्र थे। उपेंद्र लांबा ने कमोबेश अपने बेटे को अकादमी में आरव के प्रदर्शन का उल्लेख करते सुना था। भले ही उन्होंने पहले नहीं सुना हो, आरव की द्वितीय स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र साधना भी विकास लांबा को बहुत पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। देवराज ने हल्की मुस्कान दी और कोई राय व्यक्त नहीं की। आरव की उत्कृष्टता को अब अन्य लोगों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं थी। परिवार के मुखिया लांबा अपने बेटे को दवा का परीक्षण करने दे रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि मेरी इस औषधीय गोली का कोई दुष्प्रभाव है? मैं मंडप मास्टर देवराज में विश्वास करता हूं। उपेंद्र लांबा ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है, चूंकि ऐसा ही है तो अपने बेटे को यह औषधीय गोली निगलने दो और हमें इसके प्रभाव देखने दो। देवराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसमें रखी औषधीय गोली वास्तव में एक्सप्लेसिव युआन पिल थी। उपेंद्र लांबा ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे विकास लांबा को देते हुए शांति से कहा, विकास, इसे ले लो। हाँ पिताजी। विकास को वास्तव में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने सीधे एक्सप्लेसिव युआन पिल निगल लिया और औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए अपनी शक्तियों को प्रसारित करना शुरू कर दिया। कई दर्जन सांसों के बाद एक बार फिर से महान हॉल के अंदर एक सार ऊर्जा तूफान आया। 7वां स्तर सार क्यूई क्षेत्र। विकास लांबा ने एक्सप्लेसिव युआन पिल का सेवन करने के बाद सीधे 7वें स्तर सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश किया। सबसे अच्छा प्रभाव तब हुआ जब एक्सप्लेसिव युआन पिल का सेवन पहली बार किया गया। इसलिए विकास लांबा सीधे इस मामूली चरण की बाधा को पार कर गए। हालांकि इससे बहुत ज्यादा हलचल नहीं हुई। एसेंस कन्वर्टिंग पिल के पिछले उदाहरण के साथ हर कोई इस दृश्य से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। देवराज, जिस औषधीय गोली पर आपने 1 महीने तक शोध किया वो ये थी। क्या आप मुझे हराने के लिए इस तरह की बेकार औषधीय गोली का उपयोग करने की सोच रहे हैं? समीर भट्ट ने लगातार व्यंग्य किया। ये देवराज 1 महीने के लिए बंद एकांत में चला गया जब तक कि वो मूर्ख नहीं हो गया, है ना? क्या वो मजाक करने के लिए एकांत से बाहर आया था? हालांकि ये औषधीय गोली बुरी नहीं थी, लेकिन एसेंस कन्वर्टिंग पिल की तुलना में ये बहुत कमजोर थी, है ना? उस मार्शल कलाकार ने अभी अभी 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र में प्रवेश किया है। एसेंस फूटिक पिल ने उसे बलपूर्वक एक छोटे क्षेत्र से ऊपर उठा दिया और देवराज ने जो औषधीय गोली निकाली उसके लिए एक सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकार को चुनना आवश्यक था
जो प्रवेश करने के कगार पर था। इसके विपरीत ये बहुत ही घटिया था। अन्य मेहमानों के विचार लगभग समीर भट्ट के समान ही थे। समीर भट्ट के उपहास के प्रति देवराज ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। देवराज, अगर आपको लगता है कि इस तरह से परेशानी पैदा करने से कोई प्रभाव पड़ता है तो आप बहुत भोले हैं। क्या आपको नहीं पता कि आपकी औषधीय गोली जितनी बेकार है उतनी ही ये मेरी औषधीय गोली की अपूर्णीयता को प्रदर्शित करती है? समीर भट्ट ने उसे फटकारना जारी रखा। बहुत अद्भुत, बस अविश्वसनीय। ये औषधीय गोली बस अकल्पनीय है। ठीक उसी समय विकास लांबा, जो सफलता के लिए ध्यान कर रहे थे, आखिरकार जाग गए और जागने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया एक सदमे से भरा चेहरा था। विकास लांबा के विस्मय के प्रति हर कोई कुछ अनिश्चित था। क्या यह सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र को तोड़ना नहीं था? इसमें आश्चर्यजनक क्या है? अभी अभी उपेंद्र लांबा ने खुद कहा कि विकास लांबा पहले ही 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की दहलीज को छू चुके हैं, दरवाजे तक पहुंचने से बस एक कदम दूर। इस औषधीय गोली ने शायद उसे अचानक सफलता दिलाई होगी। क्या इतना हैरान होने की जरूरत थी? उपेंद्र लांबा भी अनिश्चित थे और उन्होंने अपने बेटे से पूछा, विकास, इस औषधीय गोली में ऐसी क्या बात है जो समझ से परे है? तुम तो वैसे भी सफलता पाने के कगार पर ही लग रहे थे, है ना? विकास ने सिर हिलाया और कहा, मैं वास्तव में सफलता पाने वाला था पिताजी, लेकिन मैं अंततः 7वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की दहलीज को पार करने में असमर्थ था। लेकिन अभी जब मैंने माननीय चाचा देवराज द्वारा दी गई औषधीय गोली खाई तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तुरंत सफलता मिल गई। मैंने पहले कभी ऐसी अविश्वसनीय साधना औषधीय गोली नहीं देखी। इस औषधीय गोली के औषधीय प्रभाव एसिन्स गैदरिंग पिल से कम 3 गुना ज्यादा है। विकास स्पष्ट रूप से बहुत उत्तेजित था। एक्सप्लेसिव युआन पिल ने जो प्रभाव दिया वो बहुत बड़ा था। क्या? तुमने क्या कहा? ये क्षेत्र तोड़ने में सहायता करने वाली औषधीय गोली नहीं है। ये तो बस एक सामान्य खेती वाली औषधीय गोली है। उपेंद्र लांबा ने चौंकते हुए पूछा। ये सही है। अभी मैंने जो औषधीय गोली खाई वो एसेंस क्यूई पिल और एसेंस गैदरिंग पिल के समान थी। वे खेती में उपयोग की जाने वाली औषधीय गोलियां हैं। हालांकि ये कोई सामान्य खेती वाली औषधीय गोली नहीं है। विकास लांबा ने सही किया। उपेंद्र लांबा और बेटे की बातचीत ने आखिरकार यहां मौजूद मेहमानों को उत्तेजित कर दिया। हर कोई एक के बाद एक सवाल पूछने लगा। हर कोई अब केवल यह जानता था कि इस प्रकार की औषधीय गोली देवराज ने निकाली थी, जो कि एसेंस गैदरिंग पिल को लक्षित नहीं कर रही थी, बल्कि एसेंस गैदरिंग पिल की ओर निर्देशित थी। यदि इस प्रकार की औषधीय गोली में वास्तव में विकास लांबा द्वारा बताए गए औषधीय प्रभाव होते हैं, तो एसेंस गैदरिंग पिल को बेचने के बारे में भूल जाएं। एसेंस गैदरिंग पिल के औषधीय प्रभाव एसेंस क्यूई पिल से केवल 50% अधिक थे, जबकि एक्सप्लेसिव युआन पिल के औषधीय प्रभाव एसेंस गैदरिंग पिल से 3 गुना अधिक थे। असमानता बहुत अधिक थी। खेती की औषधीय गोली? ये कैसे संभव है? खेती की औषधीय गोली का सेवन करके आप एक छोटे से चरण की बाधा को पार कर सकते हैं। कौन सी औषधीय गोली इतनी भयानक है? लांबा परिवार ने देवराज के साथ मिलीभगत नहीं की, है ना? खेती की औषधीय गोली का सेवन करके आप दायरे को तोड़ सकते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा, भले ही आप मुझे मार डालें। देवराज, अगर तुम अभिनय करना भी चाहते हो तो कम से कम थोड़ा और पेशेवर ढंग से तो करो, ठीक है? इस तरह का घटिया नाटक, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई बेवकूफ है? समीर भट्ट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने अभी अभी विकास लांबा और उसके पिता की बातचीत सुनी तो समीर भट्ट भी चौंक गया था, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। ऐसा लग रहा था कि देवराज वाकई अपनी बुद्धि के अंत पर था। इस तरह का मंद बुद्धि नाटक भी इस्तेमाल किया गया। देवराज ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उसने बस कई गोलियों की बोतलें निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। अंदर औषधीय गोलियां भरी हुई है। मेरे पास 20 एक्सप्लेसिव युआन पिल है। तुम लोग 20 आर क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकारों को चुनो। मैं उनमें से प्रत्येक को एक दूंगा। औषधीय प्रभाव कैसे हैं? मैं जो कहता हूं वो मायने नहीं रखता, केवल वे जो कहते हैं वो मायने रखता है। समीर भट्ट, अगर तुम आश्वस्त नहीं हो तो तुम खुद ही लोगों को चुन लो, देवराज ने बेपरवाही से कहा। देवराज को इतना शांत और संयमित देखकर समीर भट्ट अब और शांत नहीं रह पाए। क्या यह हो सकता है कि इस औषधीय गोली का वास्तव में ऐसा स्वविरोधी प्रभाव हो? यह असंभव था। एसिन्स गैदरिंग पिल से 3 गुना ज्यादा औषधीय प्रभाव वाली खेती की औषधीय गोली कैसे हो सकती है? ठीक है, चूंकि तुम खेलना चाहते हो
तो मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये एक्सप्लेसिव युआन पिल या कुछ और वास्तव में इतना चमत्कारी है या नहीं। समीर भट्ट ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत जल्द समीर भट्ट ने 20 आर क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को चुन लिया। उनमें से भी काफी संख्या में ऐसे थे जिनकी खेती अड़चन में पहुंच गई थी। ये 20 आर क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकार सभी परिवार के कुलों या प्रभावों के कनिष्ठ थे जो गठबंधन में शामिल हुए थे। उनमें से आधे तो ऐसे भी थे जो भट्ट परिवार और झा परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार थे। समीर भट्ट को लगा कि यह थोड़ा ज्यादा विश्वसनीय था। देवराज ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस प्रत्येक व्यक्ति को एक एक्सप्लेसिव युआन पिल जारी किया। इन सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकारों ने गोली खाने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान करने और औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने के लिए बैठ गए। फिर सभी का ध्यान इन 20 मार्शल कलाकारों पर केंद्रित हो गया। विकास की बातें सच थी या नहीं, ये कुछ ही देर में पता चल सकता था। कई दर्जन सांसें बीत जाने के बाद भी इन सार क्यूई क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की ओर से कोई हरकत नहीं हुई। यह दृश्य देखकर समीर भट्ट को और भी यकीन हो गया कि अभी जो दृश्य बन था वो सिर्फ देवराज और हुआंग परिवार के पिता और पुत्र द्वारा किया गया दोपक्षीय अभिनय है। एक झटके में कई और दर्जन सांसें बीत गई और अचानक एक सार ऊर्जा तूफान फिर से महान हॉल के अंदर गरज उठा। हरमन झा, आदेश और समीर भट्ट के चेहरे पर अनायास ही बदलाव आ गया। कोई टूटकर बाहर निकल आया। 10 सांसों के बाद एक और सार ऊर्जा तूफान चारों ओर भड़क उठा। एक और सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार टूटकर बाहर निकल आया। फिर लोग बिना रुके आगे निकल रहे थे। अभी चुने गए सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार जब तक वे अड़चन पर थे वे सभी आगे निकल जाएंगे। इन मार्शल कलाकारों के परिष्कृत होने का इंतजार किए बिना समीर भट्ट ने एक जूनियर को पकड़ लिया जो पहले ही आगे बढ़ चुका था और अधीरता से पूछा, जल्दी बताओ, ये एक्सप्लेसिव युआन पिल एक कल्टीवेशन औषधीय गोली है या नहीं? ये उस जूनियर के चेहरे का भाव बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। वो जानता था कि वह झा परिवार की तरफ है, लेकिन क्या वह यह स्वीकार करने जा रहा था कि एक्सप्लेसिव युआन पिल एक कल्टीवेशन औषधीय गोली है? तुम्हें बस सच बताना है, सच है या नहीं? समीर भट्ट ने गंभीरता से कहा। कल्टीवेशन औषधीय गोलियों की पहचान करना बहुत आसान था। इन 20 लोगों के सिर्फ ना कहने से इसका खंडन नहीं किया जा सकता था। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं था। हां, समीर भट्ट का दिल बैठ गया और उसने इस जूनियर को एक तरफ फेंक दिया। दूसरे व्यक्ति को पकड़ते हुए उसने पूछा, तुम जवाब दोगे, हाँ या नहीं? ये वाकई कल्टीवेशन औषधीय गोली है। ये कैसे संभव है? ऐसा कैसे हो सकता है? समीर भट्ट अपने आप से बुदबुदाया। कुछ हद तक अपने होश खो बैठा। आज से फ्रैग्रेंट मेडिसिन पवेलियन आधिकारिक तौर पर एक्सप्लेसिव यंग पिल की बिक्री शुरू कर देगा। एक्सप्लेसिव यंग पिल का विक्रय मूल्य पूर्व एसेंस क्यूई पिल के आधार मूल्य से केवल 20% अधिक है। जो लोग जाना चाहते हैं वे पिल ग्रेडिंग असेंबली समाप्त होने के बाद फ्रैग्रेंट मेडिसिन पवेलियन में जाकर ऑर्डर दे सकते हैं। देवराज ने शांति से कहा, एसेंस क्यूई पिल से केवल 20% अधिक? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह एसेंस गैदरिंग पिल से भी सस्ता है? ऐसी स्वर्ग विरोधी औषधीय गोली वास्तव में एसेंस गैदरिंग पिल से भी सस्ती है। ये देवराज मजाक नहीं कर रहा है ना? है, ये एक दयालु व्यवसाय है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि भट्ट परिवार औषधि पैवेलियन ने इस एसेंस गैदरिंग पाइल का उपयोग करके कितना काला पैसा कमाया है। देवराज के शब्दों ने तुरंत पूरे दर्शकों को चौंका दिया। इस समयावधि में भट्ट परिवार औषधि पैवेलियन ने काफी पैसा कमाने के लिए एसेंस गैदरिंग पिल पर भरोसा किया। हालांकि एसेंस गैदरिंग पिल का प्रभाव एसेंस क्यूई पिल से केवल 50% अधिक था, लेकिन इसकी निश्चित कीमत एसेंस क्यूई पिल से दोगुनी थी। हालांकि सभी जानते थे कि यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के लिए समय ही पैसा था। जब तक उनके पास बोझ उठाने की क्षमता थी, उन्होंने परिवार के छोटे बच्चों के लिए खेती करने के लिए भट्ट परिवार औषधि मंडप से कई एसेंस गैदरिंग पिल्स खरीदे। लेकिन अब देवराज ने कहा कि एक्सप्लेसिव युआन पिल्स की तय कीमत एसेंस क्यूई पिल से सिर्फ 20% ज्यादा थी। क्या यह एक सरासर दिखावा नहीं था? वहां मौजूद लोग चालाक आत्माएं थी। वे सभी इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि इस एक्सप्लेसिव युआन पिल्स का क्या मतलब है। एक्सप्लेसिव युआन पिल्स निश्चित रूप से एक युगांतरकारी औषधीय गोली थी। इस तरह की युगांतरकारी औषधीय गोली की तय कीमत वास्तव में बहुत कम थी। भट्ट परिवार औषधि मंडप में एसेंस गैदरिंग पिल्स खरीदने कौन आएगा? देवराज का यह कदम निर्दयी था।
इसने समीर भट्ट को सीधे दीवार के कोने में धकेल दिया। समीर भट्ट इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा हरा हो गया। देवराज को देखते हुए उनकी निगाहें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। इस तरह भट्ट परिवार औषधि मंडप में कौन एसिन्स गैदरिंग पिल खरीदने आएगा? सब लोग अच्छी तरह से सुनो। जो कोई भी सुगंधित औषधि मंडप में एक्सप्लेसिव युआन पिल के लिए ऑर्डर देने जाएगा, उसे गठबंधन से हटा दिया जाएगा और सीधे गठबंधन की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट में प्रवेश करने वाले प्रभावशाली लोग गठबंधन से एक भी औषधीय गोली खरीदने के बारे में भूल सकते हैं। समीर भट्ट ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। समीर भट्ट के शब्द ठंडे पानी के बेसिन की तरह थे, जो इन लोगों के उत्साह को तुरंत बुझा रहे थे। देवराज निर्दयी थे, समीर भट्ट उनसे भी ज्यादा क्रूर थे। देवराज के पास सिर्फ एक ही तरह की औषधीय गोली थी, लेकिन समीर भट्ट ने आज 3 नई तरह की औषधीय गोलियां लॉन्च की, और ये सभी औषधीय गोलियां साधना के लिए जरूरी औषधीय गोलियां थी। कौन कह सकता है कि वे भविष्य में इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे? हे मंडप मास्टर समीर को अपनी औषधीय गोलियों पर बहुत भरोसा है। क्या आपको लगता है कि हर किसी को आपकी औषधीय गोलियां खरीदनी होंगी? अचानक आरव ने आवाज लगाई। समीर भट्ट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा नहीं है? मुझे मत बताओ कि तुम लोग इन 3 तरह की औषधीय गोलियों से भी ज्यादा कमाल की औषधीय गोलियां निकाल सकते हो। जैसा कि आरव ने कहा, ये 3 तरह की औषधीय गोलियां 10 राज्य संगठन के संप्रदाय से छांटकर बाहर कर दी गई, लेकिन आरव ने अभी तक संप्रदाय में प्रवेश भी नहीं किया था। क्या वो उन नई औषधीय गोलियों के बारे में भी जान सकता है? आरव ने ठहाका लगाया और उसके हाथ में एक गोली की बोतल आ गई। इस गोली की बोतल के अंदर की औषधीय गोलियां सार ऊर्जा वसूली को दोगुना कर सकती है। बात खत्म करते हुए आरव ने एक और गोली की बोतल निकाली और कहा, यह बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी शर्त के सार क्यूई क्षेत्र के लिए एक छोटा सा दायरा बढ़ा सकती है। जो भी एसेंस कन्वर्टिंग पिल है, वो एक अधूरा उत्पाद है। लोगों को ठगने के लिए इस तरह के कचरे का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद आरव ने तीसरी गोली की बोतल निकाली और कहा, यहाँ की औषधीय गोलियां आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने की सफलता दर को 40% तक बढ़ा सकती है। खैर, कौन अच्छा है और कौन घटिया, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना? अब क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके ये कबाड़ बहुत उपयोगी है? आरव ने एक ही सांस में 3 तरह की औषधीय गोलियां पेश की। हर भाषण के साथ समीर भट्ट का चेहरा थोड़ा काला होता गया। अगर इन गोलियों की बोतलों में मौजूद औषधीय गोलियां सच में वैसी ही होती जैसा आरव ने कहा था, तो क्या आज इस पिल ग्रेडिंग असेंबली की मेजबानी करना मजाक नहीं बन जाता? सिर्फ समीर भट्ट ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। समीर भट्ट के अभी अभी दिए गए परिचय ने उनकी समझ को पहले ही उलट दिया है। ट्रू क्यूई रिटर्निंग पिल, एसेंस कन्वर्टिंग पिल और राइजिंग स्पिरिट पिल, प्रत्येक प्रकार की औषधीय गोली शामगर राज्य की व्यवस्था को बदलने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन फिर आरव ने लापरवाही से 3 प्रकार की औषधीय गोलियां निकाली और सीधे उन 3 प्रकार की औषधीय गोलियों को गिरा दिया। आरव की औषधीय गोलियों की तुलना में समीर भट्ट द्वारा लॉन्च की गई औषधीय गोलियां मूल रूप से कचरा थी। क्या मजाक है? आपको लगता है कि कुछ औषधीय गोलियां लापरवाही से निकालकर आप कह सकते हैं कि ये मेरे से बेहतर है? अगर ये आपकी सुगंधित औषधि मंडप द्वारा तैयार की गई औषधीय गोलियां हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा लक्षित है ना? आज से पहले किसी को भी नहीं पता था कि पिल ग्रेडिंग असेंबली में किस तरह की औषधीय गोलियां लॉन्च की जाएंगी। समीर भट्ट ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता था कि आप तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि सारी उम्मीदें खत्म न हो जाए। आरव ने ठंडी हंसी उड़ाई, तीसरी गोली की बोतल से एक औषधीय गोली निकाली और सीधे आदेश की ओर फेंक दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश, मुझे आश्चर्य है कि मेरी ये औषधीय गोली आत्मा संघनन क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए संप्रदाय द्वारा विकसित औषधीय गोलियों की तुलना में कैसी है? आदेश ने औषधीय गोली लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हर्बल खुशबू की एक झोंका नाक में घुस गया। इसे ध्यान से मापने के बाद आदेश का चेहरा अनायास ही काफी बदल गया। आरव, तुमने ये ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल कहां से चुराई? आदेश ने सवाल किया। आदेश की प्रतिक्रिया से सभी को पता चल गया कि आरव ने जो कहा वो झूठ नहीं था। इस समय वे लोग जो शामगर राज्य के कीमिया गठबंधन में खुशी खुशी शामिल हुए थे, वे वर्तमान में इतने पछतावे से भरे हुए थे कि उनकी आंतें हरी हो गई थी। अगर उन्हें पहले से पता होता कि सुगंधित औषधि मंडप इस तरह के बड़े पैमाने पर जवाबी हमले करेगा, तो वे इस घटिया गठबंधन में क्यों शामिल होते?
कोई आश्चर्य नहीं कि देवराज और उनके बेटे ने समीर भट्ट का प्रदर्शन इत्मीनान और शांति से देखा। वे तो बस एक चुटकुला देख रहे थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पता चला कि उच्च संप्रदाय इसे ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल कहता है। ये उचित ही है, लेकिन सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश, साथी शिष्यों की निंदा मत करो। मैं संप्रदाय में गया ही नहीं। चोरी शब्द कहां से आया? ये औषधीय गोली मैंने खुद ही परिष्कृत की है। अगर सीनियर अप्रेंटिस भाई आदेश को विश्वास नहीं है तो क्या मैं तुरंत ही आपके लिए एक परिष्कृत कर दूं? आदेश ने आरव की आंखों पर ध्यान दिया, कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि आरव की आंखें बहुत शांत थी, बिना किसी अपराध बोध के। आरव के मन में स्पष्ट रूप से कोई अपराध बोध नहीं था। आने से पहले आरव ने वर्तमान स्थिति का बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था। उसने कुछ आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टियर 1 औषधीय गोलियों का एक राउंड परिष्कृत किया और औषधीय गोलियों का एक ढेर ले आया। आज समीर भट्ट चाहे किसी भी तरह की औषधीय गोलियां लाए, आरव उसे पूरी तरह से कुचल देगा। आरव बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ कुछ औषधीय गोलियां निकाली जो एक ग्रेड से कमतर थी। अगर आरव ने स्पिरिट सर्ज पिल जैसी औषधीय गोलियां निकाली तो उसने अनुमान लगाया कि जल्द ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय के संप्रदाय नेता व्यक्तिगत रूप से यहां आएंगे। आरव ने अनुमान लगाया कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के स्तर के साथ यह मोटे तौर पर ट्रू राइजिंग स्पिरिट पिल के मानक के बराबर था, इसलिए उसने ये औषधीय गोलियां निकाली। आरव, इतनी जल्दी आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ। ये कुछ औषधीय गोलियां संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अब तुमने वास्तव में उन्हें धर्मनिरपेक्ष दुनिया में निकाल दिया है। संप्रदाय में लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से उच्च स्तर पर रिपोर्ट करूंगा। अब तुम बेहतर तरीके से सोचो कि संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उच्च स्तर से पूछताछ का सामना कैसे करना है। अब क्या तुम बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करने जा रहे हो, या तुम मेरे द्वारा तुम्हें नीचे ले जाने का इंतजार कर रहे हो? आदेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जब आदेश ने यह कहा तो पूरा ग्रेट हॉल तुरंत शांत हो गया। हरमन झा, जिसने इस पूरे समय अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली। सभी दिशाओं में चमकती हुई रोशनी चमक उठी। वाह, कीमिया में जीत नहीं सकते और लड़ाई में जाने का फैसला किया है हो वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई आदेश। मुझे पता है कि आप उस दिन अपनी हार से बहुत निराश थे। आज मार्शल पथ पर मुझे एक पायदान नीचे लाने की सोच रहे थे, है ना? है, अगर आप में क्षमता है तो बस मेरे पास आएं और कोशिश करें। आरव की पतित नजर धीरे धीरे तनावपूर्ण स्थिति के बारे में पूरी तरह से अनजान लग रही थी। ठीक इसी समय ग्रेट हॉल में 4 क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकतें पहले से ही कसकर बंद थी। किसी भी क्षण एक महान युद्ध छिड़ने वाला था।